अपग्रेड द एनसीडी सर्विसेज ओनली। तो उसी के अंतर्गत आने वाली ये बीमारी है विच इज गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जिसकी ये ट्रेनिंग आपके साथ रखी गई है। तो दिस इज नथिंग न्यू, आई जस्ट वांट टू से कि ये कुछ भी नया नहीं है। इसमें कुछ ही चीजें एडवांस्ड हैं, कुछ ही ऐसी चीजें हैं जो बेसिक गेस्टेशनल आई मीन डायबिटीज मेलाइटस 2 या टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस से थोड़ी ही डिफरेंट है। और उसको इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है, और इस ट्रेनिंग के उद्देश्य को आप लोगों के साथ बताया जाएगा, और इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि ट्रेनिंग एंड होते तक के आप लोग इस प्रोग्राम से अच्छे से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, परिचित हो जाएंगे, और अपने अपने फैसिलिटी में इसकी गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की स्क्रीनिंग, मैनेजमेंट, रिफरल्स आदि जो भी चीजें इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपको बताई जाएंगी, वो आप लोग अपने फैसिलिटीज पर स्टार्ट करेंगे। So now I am going to start with the first slide of this training module, which is the goal of gestational diabetes mellitus training। यानी हमारी ये जो gestational diabetes mellitus है, यानी गर्भावस्था के दौरान होने वाली जो डायबिटीज मेलाइटस है, उस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही आता है कि हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, यानी इस ट्रेनिंग के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर्स आप लोग हैं, सीएचओज हैं, उनको उनके नॉलेज को इस तरीके से अपडेट करना और एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड तक लेकर के जाना, ताकि वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली और कॉम्पिटेंटली गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के लिए गर्भवती महिला को की काउंसिल कर पाए, गर्भवती महिला में डायबिटीज मेलाइटस की स्क्रीनिंग कर पाए, और अगर गर्भवती महिला डायबिटीज मेलाइटस पॉजिटिव आती है, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस पॉजिटिव आती है, तो उसके मैनेजमेंट कर सकें। तो डेफिनेटली आप लोग, हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनकी नॉलेज को अपडेट करना, आपके स्किल्स को एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड तक लेकर के जाना, ताकि आप लोग इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए कॉन्फिडेंट और कॉम्पिटेंट हो सकें, और आप लोग कॉन्फिडेंटली ये सर्विस प्रोवाइड कर सकें। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। चैट बॉक्सेस में बता दीजिए। ओके, see now the second slide is showing you the objective of gestational diabetes mellitus training, कि हमारी gestational diabetes mellitus की ये जो ट्रेनिंग है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस ट्रेनिंग के अंत तक हमारे जो लर्नर्स हैं, यानी आप लोग जो सीएचओज हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो क्या क्या सीख जाना सुनिश्चित करेंगे। तो डेफिनेटली जो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है, वो एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उसका इंपॉर्टेंस आप लोग जान सकेंगे इस ट्रेनिंग के माध्यम से। फिर साथ साथ में गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की क्या दुष्प्रभाव होते हैं ऑन अ प्रेग्नेंट विमेन, यानी गर्भवती महिला के ऊपर इस गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस से अगर वो सफर करती है, तो उसके क्या दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, और साथ साथ में गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के दुष्परिणाम उसके अंदर पलने वाले भ्रूण पर क्या होंगे, वो इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप लोग जान सकेंगे, सीख सकेंगे। इसी प्रकार से दूसरे पॉइंट में हम ये बता रहे हैं कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप लोग जो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की स्क्रीनिंग करनी है, उसकी इंपॉर्टेंस जान सकेंगे, यानी हमें गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की स्क्रीनिंग क्यों करनी है, उसका महत्व क्या है, और साथ साथ में जो इसका संबंध किस प्रकार से एक गर्भवती महिला के स्वास्थ्य पर और उसके अंदर पलने वाले उसके बच्चे के स्वास्थ्य पर और उसके मैनेजमेंट से किस तरीके से मेल रखता है, उसका क्या संबंध है। तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप लोग ये भी जान पाएंगे। इसी प्रकार से इस ट्रेनिंग से हम लोग आपको ये भी सिखाएंगे कि जो हाइपरग्लाइसीमिया है, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में शुगर का बढ़ जाना, तो उसका मापदंड क्या होगा, यानी कितना ब्लड शुगर का लेवल हो जिसको कि हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलेंगे, और उससे उत्पन्न होने वाले साइंस और सिम्टम्स, यानी लक्षण क्या होंगे, चिन्ह उसके क्या होंगे, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका प्रभाव या दुष्प्रभाव गर्भवती महिला पर
और उसके अंदर पलने वाले उसके बच्चे पर क्या होगा, वो इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप लोगों को सिखाया जाएगा। फिर जैसा कि आप लोग एनसीडी प्रोग्राम के अंतर्गत डायबिटीज मेलाइटस के लिए भली भांति ट्रेंड है, तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी डायबिटिक के मैनेजमेंट में, यानी डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 के पेशेंट के, आई विल नॉट से ट्रीटमेंट में, बट उसके मैनेजमेंट में डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो डाइट कैलकुलेट करना है, उस कितनी वो डाइट ले कि पर्टिकुलर जो एनर्जी उस डाइट के माध्यम से जानी है उस महिला के शरीर में, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाए कि अगर किसी पर्टिकुलर गर्भवती महिला की एनर्जी रिक्वायरमेंट अगर हमको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, वो भी हम गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप लोगों को सिखाएंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि वही जो डाइटरी मैनेजमेंट है, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट फॉर अ डायबिटिक मदर, तो उसके लिए उसके अंतर्गत जो सिलेक्शन ऑफ फूड रहेगा, यानी कि वो क्या खाएगी अथवा उसको क्या चीज अवॉइड करनी है, वो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के अंतर्गत, यानी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के हेडिंग के अंतर्गत, जो कि मैनेजमेंट ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, उसके अंतर्गत आने वाली ये पॉइंट्स हैं, तो वो भी आप इस ट्रेनिंग के माध्यम से सीख सकेंगे, जान सकेंगे, और साथ साथ में आप उस महिला को बताने के लिए सक्षम हो सकेंगे। फिर गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती ही है, साथ साथ में फिजिकल एक्सरसाइज का भी बहुत ही अहम हिस्सा होता है, अहम भूमिका होती है। तो जो भी उसकी इम्पोर्टेंस होगी, उसका क्या रोल होगा और किस तरीके से फिजिकल एक्सरसाइज बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में सहायक होती है, और किस तरीके वो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपको बताएंगे। साथ साथ में आपको काउंसलिंग सिखाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि काउंसलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी प्रोग्राम को आगे लेके जाने के लिए। तो लाइकवाइज इसी प्रकार से हमारी ये जो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की ट्रेनिंग है, उसके अंतर्गत हमें महिला की स्क्रीनिंग करनी है, मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट के अंतर्गत बहुत से पॉइंट्स आएंगे जो हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, और उसकी किस प्रकार से हमें मैनेजमेंट के साथ साथ किस महिला को हमारे लेवल पर मैनेज किया जाना है, किस महिला को हम आगे रिफर करेंगे हायर फैसिलिटी पे स्पेशलिस्ट के पास, उन सभी चीजों की काउंसलिंग आपको इस ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाई जाएगी। और काउंसलिंग एक टू वे प्रोसेस होता है कि आप बात करते हैं, साथ में आपका क्लाइंट या आपका पेशेंट भी बात करता है, जिसके माध्यम से आप लोग अपनी बात अपने पेशेंट तक पहुंचाते हैं, क्लाइंट तक पहुंचाते हैं, और उनकी जो क्वेरीज होती हैं, हमारी जो हितग्राही है उनकी जो क्वेरीज हैं, वो भी वो खुल करके आपके समक्ष रखते हैं और आपके माध्यम से उनका निराकरण किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे द्वारा जो आपको काउंसलिंग सिखाई जाएगी वो होगी गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस से पॉजिटिव जो महिला होगी उसकी किस प्रकार से उसके एंटीनेटल पीरियड में, यानी गर्भकाल में, उसके डिलीवरी पीरियड में, और उसकी प्रसव के पश्चात किस प्रकार से उसकी केयर की जाएगी, उसकी केयर की जानी चाहिए, उसकी काउंसलिंग हम इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपको सिखाएंगे। और साथ साथ में कुछ डिमॉन्स्ट्रेशंस भी दिए जाएंगे ताकि आप लोगों को सीखने में आसानी हो। See, now this is a general introduction कि हम ये बताना चाहते हैं कि why we have actually introduced gestational diabetes mellitus program in MP, है ना। तो इसके अंतर्गत ये हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले 2014 दिसंबर में नेशनल गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस हुई थी फॉर डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। और चूंकि इसका जो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है, इसका प्रेवलेंस ज्यादा है इंडियन वेमेन में, इस वजह से हमने इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसकी गाइडलाइंस लॉन्च हुई
और फिर मध्य प्रदेश में सबसे पहले हमने 2016 से 2018 के बीच में होशंगाबाद में इसको इम्प्लीमेंट किया है, इन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट किया है। और जो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस का जो प्रोग्राम है वो सबसे पहले होशंगाबाद में लॉन्च किया गया सन 2016 से 2018 के बीच में, जिसका कि विस्तार आज बीएचएनडी लेवल तक हो चुका है। और वहां पर बहुत विस्तृत रूप से ये प्रोग्राम चल रहा है और बहुत ही सफलतम प्रोग्राम वहां पर देखा जा रहा है। और इसी उम्मीद के साथ इस ट्रेनिंग का विस्तार हमने बाकी जिलों में करने का वो बनाया है, क्राइटेरिया बनाया है। तो इसी जो आपको बताया कि इसकी जो गाइडलाइंस थी वो 2014 में सबसे पहले लॉन्च हुई हैं और फिर वो रिवाइज हुई हैं, अपडेट हुई हैं जाकर के 2018 फरवरी में। सो नाउ वो जो अभी हम जो भी ट्रेनिंग्स आपके साथ कर रहे हैं वो रिवाइज्ड गाइडलाइंस के तहत करेंगे। See now basically we need to know, हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस हम किसको कहेंगे, क्योंकि डायबिटीज मेलाइटिस से हम सभी लोग परिचित हैं। बेसिकली टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 2 तो बहुत ही कॉमन हो गया है, नॉट ओनली इन अर्बन एरियाज बट इन रूरल एरियाज ऑल्सो। ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों में भी डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट हमें बहुतायत से मिलने लगे हैं। तो अभी ये जो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस है उसकी डेफिनेशन या वो क्या है वो हम जानेंगे। तो एक्चुअली जो ग्लूकोज टॉलरेंस होता है ना, ग्लूकोज टॉलरेंस जब इम्पेयर्ड हो जाता है, ना ही हम इम्पेयर्ड की भी श्रेणी में उसको कब लेंगे, कितना बढ़ा हुआ हो या किस लेवल पर हो कि वो इम्पेयरमेंट की कैटेगरी में आए, कब, यानी तब जब पहली बार हमारे माध्यम से गर्भावस्था में उसको डायग्नोस किया गया है या चिन्हित किया गया है। तो इट इज द इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस विथ फर्स्ट रिकॉग्निशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी गर्भवती महिला हमारे पास सबसे पहली बार आई या जब भी आई और हमने सबसे पहली बार उसके इस इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस को चिन्हित कर लिया, उसको उसी वक्त से हम उस महिला को गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस पॉजिटिव या नेगेटिव बोलेंगे। तो दिस इज द बेसिक थिंग विच वी नीड टू नो कि इम्पेयरमेंट होता है यहाँ पर ग्लूकोज टॉलरेंस का। इसी वजह से हम हम जो स्क्रीनिंग करते हैं वो OGTT के माध्यम से करते हैं, विच इज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो कि हम बहुत ही डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस की डेफिनेशन आप सभी लोगों को आई होप क्लियर हो गई होगी कि गर्भावस्था के में जब वो पहली बार इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस चिन्हित किया जाता है उस अवस्था को हम गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस की श्रेणी में लेते हैं। सी नाउ दिस इज द प्रेजेंस। यस, ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पे। हम इसको अगर और सिंपल लैंग्वेज में समझें तो GDM वो डायबिटीज है जो प्रेगनेंसी के कारण होती है। जैसे आपने PIH सुना है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, वैसे ही सिमिलरली GDM भी गर्भावस्था के कारण होने वाला डायबिटीज। अगर हम बहुत सिंपल शब्द में, जैसा प्राची ने बताया कि इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, तो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस हम उसे कहते हैं जो कि ना तो नॉर्मल ब्लड शुगर की रेंज में फॉल हो रहा है और ना ही फ्रैंक डायबिटीज की रेंज में फॉल हो रहा है। उसे उस सिचुएशन जो 140 to 199 मिलीग्राम पर DL का ब्लड शुगर होता है, उस रेंज को हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस की रेंज कहते हैं। तो अगर हम और सिंपल आपको समझने के लिए और फिजिबल जो ऑपरेशनल इसके लिए अगर हम बोलें तो वो डायबिटीज जो गर्भावस्था के कारण ही हुआ है या गर्भावस्था में पहली बार पता चला, उसे था तो पहले से पर टेस्ट कभी हुआ ही नहीं, प्रेग्नेंट हुई, ब्लड शुगर का टेस्ट किया और पता चला कि इसका तो शुगर लेवल काफी बढ़ा हुआ है। तो उसे जब प्रेगनेंसी में जो भी बढ़ा हुआ शुगर पता चल रहा है वो हमें अपने प्रैक्टिकल पर्पज से, हमारे प्रोग्रामेटिक पर्पज से GDM में डाल के उसे मैनेज करना है। थैंक यू प्राची। ओके मैम, नाउ वी हैव द स्लाइड जो हमें ये बता रही है कि हमारे गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस का प्रेवलेंस क्या है। तो ग्लोबली अगर हम देखते हैं, यानी पूरे विश्व में अगर हम देखेंगे तो अगर 10 प्रेगनेंसीज
जो एक प्रेगनेंसी आउट ऑफ 10 प्रेगनेंसी इट इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज, यानी अगर 10 प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो उसमें से एक कहीं ना कहीं डायबिटिक निकल आती है। इस तरीके से हम देखेंगे और डायबिटिक निकल आती है, और उसमें से भी मतलब उनमें से भी जो 90% जो डायबिटिक्स हैं, डायबिटिक मदर्स हैं, वो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की श्रेणी में आ जाती हैं। यानी कि जैसा कि अभी आपको डॉक्टर पूजा ने बताया था कि गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में 2 श्रेणी होती हैं। या तो उसको पहली बार ही पता चलेगा कि गर्भावस्था के दौरान उसको पहली बार पता चलेगा, या फिर वो पहले से ही डायबिटिक है और उसको पता नहीं था, और वो हमारे पास जनरल एएनसी चेकअप के लिए आई, हमने उसका ओजीटीटी परफॉर्म किया यानी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट परफॉर्म किया, और उसका ग्लूकोज टॉलरेंस बढ़ा हुआ आया या इम्पेयर्ड आया, यानी 140 से 199 mg/dl के बीच में आया। तो ऐसी लेडी उसके अंतर्गत आ जाएगी गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के। और साथ साथ में ऐसी लेडीज भी इसी के अंतर्गत आएंगी जिनको कि डायबिटीज मेलाइटस गर्भावस्था आने के कारण हुआ। जैसे कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है, उसी प्रकार की गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस भी होता है। बस इतना है कि कुछ लेडीज को पहले से डायबिटीज है, वो जानती थी और वही वो रोल ऑन कर रही हैं, कंटिन्यू हो गया वो चीज गर्भावस्था के दौरान भी। और सेकेंड कैटेगरी जिनको कि गर्भावस्था यानी गर्भ कंसीव हुआ, वो उन्होंने कंसीव किया और उसके कारण उनको डायबिटीज मेलाइटस हो गया। तो यही आपको बता रहे हैं कि ग्लोबली हमने देखा है कि इसका प्रेवलेंस रेट ज्यादा ही है। अगर 10 प्रेगनेंसीज आ रही हैं तो 10 प्रेग्नेंट लेडीज में से एक कहीं ना कहीं डायबिटिक निकल के आती है, और उन एक में से भी उसमें से भी जो 90% महिलाएं हैं वो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की होती हैं। इसी प्रकार से हम अगर इसका प्रेवलेंस रेट इंडिया में देखेंगे तो हमें ऐसा देखने को मिला है कि अगर हमारे पास 100 प्रेग्नेंट लेडीज आ रही हैं, 100 गर्भवती महिलाएं आ रही हैं, तो उसमें से 10 से 14 जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होता है। और इसका सीधा सीधा प्रेवलेंस रेट हम देखेंगे कि इंडिया में इट इज 10 to 14%। और जो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है, चूंकि ये एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जनित बीमारी कही गई है, आप लोग जानते हैं इस चीज को कहीं ना कहीं, तो इसका जो प्रेवलेंस है वो अर्बन एरियाज में ज्यादा देखा गया है बशर्ते रूरल एरियाज में। अभी देखिए इस स्लाइड को ध्यान से देखने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस के जनरली डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 हो या टाइप 2, उसके कॉमन लक्षण, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा भूख लगना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत बार बार पेशाब आना, और साथ में घाव का धीरे धीरे भरना अथवा नहीं भरना, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया एंड डिलेड और नॉट हीलिंग अप ऑफ वुंड्स। लेकिन ये जितने भी जो सिम्टम्स हैं, ये जो 4 सिम्टम्स हैं, ये हमें कहीं से कहीं तक कंफर्मेशन नहीं देता है कि अगर ये लक्षण किसी गर्भवती महिला में या किसी आमजन में उत्पन्न हो रहे हैं तो हम 100% कंफर्मेटरी डायग्नोसिस बना दें, बोल दें कि नहीं ये लक्षण आ रहे हैं तो ये तो डायबिटीज के ही लक्षण है। बट कहीं ना कहीं ये लक्षण हमें हमारे दिमाग में एक डाउट क्रिएट करते हैं और हमें इस ओर सोचने के लिए परिलक्षित करते हैं कि अगर ये लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये डायबिटीज के लिए इशारा कर रहे हैं। तो कंफर्मेशन के लिए हम जो भी कंफर्मेशन के लिए हम लोग ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करते हैं। ब्लड शुगर टेस्ट करने के पश्चात ही हम गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस या नॉर्मल डायबिटीज मेलाइटस को कंफर्मेशन देते हैं। और अगर वो नॉर्मल से हायर होता है तब कहीं जाकर के एक वर्डिक्ट देते हैं, एक हम डायग्नोसिस बनाते हैं कि यस डायबिटीज है
नो डायबिटीज नहीं है, बॉर्डर लाइन है, प्री डायबिटिक है या जो भी है, तो ब्लड टेस्ट ही एक कंफर्मेटरी मैकेनिज्म है, कंफर्मेटरी टूल है जिसके माध्यम से हम एक वो लगा सकते हैं कि यस नाउ वी कैन कैटेगराइज द पेशेंट एज डायबिटिक और नॉन डायबिटिक और अ प्री डायबिटिक। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि ये हमारी ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य भी है कि हम गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के कारण जो हमारी गर्भवती महिला है और उसके अंदर पलने वाले बच्चे, साथ साथ में वो या फिर वो जब प्रसूता हो जाएगी, उसका जो भी न्यूबॉर्न बेबी होगा, उसके अंदर क्या दुष्प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के कारण, वो हम देखेंगे। तो लेफ्ट वाले कॉलम में हमें दिखा रहा है कि गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के मदर के ऊपर क्या इफेक्ट होंगे। तो आप लोग देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। बार बार गर्भपात की स्थिति जनित होती है, बार बार ऐसा गर्भपात जिसको कि हम रोक नहीं सकते हैं, वो इनएविटेबल एबॉर्शन की श्रेणी में आ जाता है। तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हमें देखने को मिलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस वाली प्रेग्नेंट वुमेन के अंतर्गत। सेकेंड पॉइंट कि जिन भी गर्भवती महिलाओं को गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है, उनमें कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि वो पॉलीहाइड्रोएमनियोज यानी उनसे पीड़ित हो जाती हैं, उनके अंदर पॉलीहाइड्रोएमनियोज के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड का बढ़ जाना, और पर्टिकुलर आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पर्टिकुलर गेस्टेशनल एज में AFI का जो माप होता है वो अलग अलग होता है, जिसको कि हम मेजर USG के माध्यम से कर सकते हैं, तो सोनोग्राफी के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये पॉलीहाइड्रोएमनियोज भी एक कॉमन इफेक्ट, साइड इफेक्ट देखा गया है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस से सफर करने वाली प्रेग्नेंट वुमेन में, और जिसके कारण कि जब बहुत ज्यादा पानी रहेगा पेट के अंदर तो फिर डेफिनेटली या तो वो ट्रॉम में लैंड कर जाती है, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स में लैंड कर जाती है, या फिर उसको प्री टर्म लेबर में वो कहीं ना कहीं लैंड कर जाती है। इसी प्रकार से थर्ड पॉइंट में हमें दिख रहा है प्री एक्लेम्शिया एंड फिट्स। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है प्री एक्लेम्शिया का, और फिर अल्टीमेटली अगर वो अनकंट्रोल्ड हो जाए तो वो फिर एक्लेम्शिया में ऐसी पेशेंट्स लैंड कर जाती हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि नॉट ओनली PIH ही नहीं बल्कि हाँ, ये जो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है ये भी कहीं ना कहीं एक कारण है प्री एक्लेम्शिया का। आप लोग अपने चैट बॉक्सेस के माध्यम से मुझे बताइए व्हाट इज प्री एक्लेम्शिया, किस कंडीशन को हम प्री एक्लेम्शिया कहेंगे प्लीज। आवाज नहीं आ रही है somebody से। मैम आवाज नहीं आ रही है पूजा मैम मेरी? नहीं, आवाज क्लियर है आपकी, शायद जिससे नहीं आ रही वहां पे कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है। ओके सोनी, एक बार आपके यहाँ नेटवर्क देख लीजिए। और अभिषेक मिश्रा, आपका अगर वो प्री टेस्ट का लिंक नहीं खुल रहा है तो आप उसको कॉपी पेस्ट करके रख लो, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में भी ये लिंक ओपन रहेगा तो आप तब अटेम्प्ट करके देख लेना। अभी ट्रेनिंग चल रहा है तो कुछ नेटवर्क आपका शेयर हो रहा है ना, टाइम से प्रोग्रेस नहीं होता है। तो ऐसी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं प्रोलॉन्ग लेबर में चली जाती हैं, और जब भी अगर टाइमली सर्वाइकल डायलिटेशन प्रोग्रेस नहीं होता है, बढ़ता नहीं है, बच्चादानी का मुंह टाइम से नहीं खुलता है, तो फिर कहीं ना कहीं वो असिस्टेड डिलीवरी में लैंड कर जाती है। वो असिस्टेड डिलीवरी कुछ भी हो सकती है, या तो वो वेंट्यूस हो सकती है, या फिर वो फॉर्सेप डिलीवरी हो सकती है, या फिर अल्टीमेटली वो एक सिजेरियन सेक्शन हो सकता है। तो इस प्रकार के दुष्प्रभावों को देखते हुए हमें ये भी कहीं ना कहीं पता चलता है कि अगर हमने ऐसी महिलाओं को अपने स्तर पर ही स्क्रीन कर लिया तो हम उनकी काउंसलिंग में उनको ये बता पाएंगे कि ऐसी महिलाओं की डिलीवरी के लिए कौन सी संस्था चयनित की जाएगी। क्योंकि अगर इस प्रकार की कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, कोई इमरजेंसी कंडीशन उत्पन्न होती है, तो एटलीस्ट
आप लोग महिला ऐसी फैसिलिटी पर होगी जहां पर एक स्पेशलिस्ट की सुनिश्चितता होगी और वहां पर उसको इस प्रकार की सुविधा मिल सकेगी। तो ये दुष्प्रभाव इसलिए भी हमें जानना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से प्रोलॉन्ग लेबर के साथ साथ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हमने देखा है कि गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस वाली जो भी महिलाएं होती हैं वो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में चली जाती हैं, यानी सर्वाइकल डायलिटेशन एक तो या तो प्रोग्रेस नहीं होता है, प्रोग्रेस अगर होता है तो जो सिर होता है बच्चे का वो टाइमली डिसेंड नहीं होता है, जिस तरीके से नीचे आना चाहिए, है ना, सर्वाइकल कैनाल के अंदर और पेल्विक कैविटी को क्रॉस करते हुए अंदर नीचे आना चाहिए, उस तरीके से नीचे ना आते हुए और फिर वो वेजाइनल कैनाल के बाहर नहीं आता है, जिसके कारण की ऑब्स्ट्रक्शन में पेशेंट चली जाती है। तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर एक क्लियर कट इंडिकेशन होता है सिजेरियन डिलीवरी का। तो हमें ये भी एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है, और अगर हमने ऐसी महिला की डिलीवरी अपने स्वास्थ्य संस्था जैसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर ही करवाने की सुनिश्चितता कर ली और अगर वो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में चली जाती है तो फिर वो बहुत जानलेवा स्थिति बन जाती है महिला के लिए भी और बेबी के लिए भी, क्योंकि फिर वो यूट्राइन ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाते हैं, उनमें बहुत वो एक बड़े कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो कि आपके स्तर पर मैनेज किए जाना मुश्किल हो जाएंगे और टाइमली रेफरल उस कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्यों ना ऐसी कंडीशन को उत्पन्न ही ना होने दिया जाए। ऐसी कंडीशन को उत्पन्न नहीं होने देने के लिए हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि ये अगर इसके दुष्प्रभाव हैं तो फिर गर्भवती महिला की डिलीवरी हम ऐसी स्वास्थ्य संस्था पर नहीं कराएंगे जहां पर सिजेरियन सेक्शन की फैसिलिटी उपलब्ध ना हो। इसी प्रकार से देखिए सेकेंड लास्ट पॉइंट में आपको बता रहे हैं कि जो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस की जो महिलाएं होती हैं उनके डिलीवरी के पश्चात उनमें पीपीएच होना बहुत ही कॉमन होता है। आई वुड लाइक टू नो विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पीपीएच। अपने चैट बॉक्सेस में बताइए सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पीपीएच कौन सा होता है, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि यहाँ पर जो यूट्राइन एटॉनी लिखा है उसका क्या उद्देश्य है। वुड लाइक टू नो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पीपीएच। पीपीएच मैनेजमेंट आई होप आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन स्टिल आई वांट टू नो द टाइप, क्योंकि अगर हमें टाइप पता होता है तो उसका मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाता है। Which is the most common type of PPH occurring after delivery? Atonic uterus PPH, very good. और एटॉनिक पीपीएच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पीपीएच अकरिंग। तो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस में ऐसा देखा गया है कि उसके कारण जो यूट्रस की जो मसल्स होती हैं वो या तो बहुत लेट कॉन्ट्रैक्ट होती हैं या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होती ही नहीं है, जिसके कारण कि यूट्राइन मसल्स रिलैक्स रह जाती हैं, उनमें टोनिसिटी डेवलप नहीं होती है और उसके कारण फिर बहुत सीवियर ब्लीडिंग महिला को होती है और वो पीपीएच में लैंड कर जाती है। और पीपीएच के मैनेजमेंट अगर आपके वेरी गुड देख लिया, सभी लोगों ने एटॉनिक लिखा है, वेरी नाइस। और जैसा कि मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि एटॉनिक पीपीएच सब हेल्थ सेंटर के लेवल पर बहुत कठिन हो जाता है, तो इसलिए हमारे लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि ऐसी महिला अगर पीपीएच में लैंड कर सकती है, वो भी अगर एटॉनिक पीपीएच में लैंड कर सकती है, तो फिर उसकी डिलीवरी हम अपनी स्वास्थ्य संस्था पर नहीं कराएंगे, उसको हम हायर फैसिलिटी के लिए काउंसिल करेंगे। फिर लास्ट पॉइंट कि इन्फेक्शन इज एन इफेक्ट और आई मस्ट से अ साइड इफेक्ट ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। तो इन्फेक्शन तो इन जनरल वी कैन से कि हाँ इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन के कारण डिलेड वुंड हीलिंग हो सकता है और डिलेड वुंड हीलिंग के कारण पेशेंट सेप्टिसीमिया में या सेकेंडरी इन्फेक्शन में लैंड कर सकता है। तो ये भी एक टू वे होता है इन्फेक्शन कि इसके कारण डायबिटीज मेलाइटिस होना और उसके डायबिटीज मेलाइटिस के कारण इन्फेक्शन होना।
नाउ सी इन द राइट साइड, जो हमारा राइट साइड का जो कॉलम है वो हमको न्यूबॉर्न पर होने वाले दुष्प्रभावों को या प्रभावों को बता रहा है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले ही पॉइंट पे हमने लिखा है इंट्रा यूट्राइन डेथ, यानी गर्भवती महिला के अंदर पलने वाले बच्चे की डेथ संभावित होती है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के कारण। तो हमें ऐसी महिला की बहुत ही सजग होकर के मॉनिटरिंग करनी है, उसका मैनेजमेंट करना है और टाइम पर उसकी स्क्रीनिंग करनी है। फिर फीटल मैक्रोजोमिया या आप सभी लोगों को पता है कि जो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के जो मदर्स के जो बेबी होते हैं दे आर बिग साइज बेबी, वो बड़े बिग बेबीज होते हैं। तो फीटल मैक्रोजोमिया एक लक्षण देखा गया है, इफेक्ट देखा गया है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का ओवर द न्यूबॉर्न। इसी प्रकार से शोल्डर डिस्टोशिया का भी कारण यही होता है कि बेबी का साइज बहुत बड़ा होता है एंड ड्यूरिंग असिस्टेड डिलीवरीज या तो बहुत स्किल्ड हाथों से नॉर्मल डिलीवरी कराई जाए, और अगर डिलीवरी कराने के दौरान अगर थोड़ा भी अनस्किल्ड जो सर्विस प्रोवाइडर है अगर उसने थोड़ी भी लापरवाही करी है या फिर वो अनस्किल्ड है तो कहीं ना कहीं उसका शोल्डर जो है वो डिसलोकेट हो सकता है, जिसके कारण कि जो बच्चा है वो शोल्डर डिस्टोशिया में चला जाएगा। फिर बर्थ इंजुरीज और स्टिल बर्थ आर ऑल्सो कॉमन इफेक्ट्स, क्योंकि बड़ा है बच्चे का साइज, अगर स्किलफुली उसको डिलीवर कराया गया है तो ठीक है, और अगर नहीं कराया गया है तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर बर्थ इंजुरीज होने के चांसेस बन जाते हैं। और फिर देखेंगे कि अगर पेशेंट हमारी प्रोलॉन्ग लेबर में चली जाती है या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के कारण चली जाती है तो उसके कारण जो बच्चा है वो इमीडिएटली बाहर निकल करके कई बार सांस नहीं लेता है, हमें उसको रिसक्सिटेट करना पड़ता है। एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर से पहले ही वो हम उसको फिर रिसक्सिटेशन के स्टेप्स हमें उसके साथ फॉलो करने होते हैं, और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में लैंड कर जाते हैं, यानी उनको फिर सांस लेने की कठिनाई उनमें देखी गई है, और ऐसे बच्चों को तुरंत ही हमें एसएनसीयू में इमीडिएट केयर के लिए शिफ्ट करना होता है। तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप लोग अगर ये समझ पा रहे हैं कि इनके इस गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के जो इफेक्ट्स हैं वो कितने घातक हैं, घातक प्रभाव है मदर पर भी और न्यूबॉर्न पर भी, तो आप लोग इसकी स्क्रीनिंग करना सुनिश्चित करेंगे, और साथ साथ में जो भी महिलाएं पॉजिटिव निकल करके आएंगी उनका की मैनेजमेंट और टाइमली रेफरल आपके माध्यम से किया जाना सुनिश्चित होगा। इसी प्रकार से आप देखिए कि जो न्यूनैट्स हैं यानी जो नवजात शिशु हैं उनमें हाइपोग्लाइसीमिया एक इफेक्ट देखा गया है, और कैल्सीमिया यानी बच्चे के ब्लड में शुगर लेवल की कमी होना, और कितना होगा वो भी हम आपको आगे बताएंगे, और कैल्शियम की कमी भी गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के कारण बच्चे में देखी गई है। और इन जनरल हमने बोला कि कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस भी गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के कारण हो सकते हैं। आई होप दिस स्लाइड इज वेरी क्लियर टू यू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपको जानना कि मदर में एबॉर्शन हो सकता है, उसका AFI इंडेक्स जो होता है वो बहुत ज्यादा हो सकता है, जिसके कारण कि पानी पेट में बढ़ जाए और उसके कारण उसको वो प्रीटर्म लेबर में या प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स यानी पानी की जो थैली होती है वो समय से पहले ही फूट जाए, ऐसी कंडीशंस उत्पन्न हो सकती हैं। साथ में प्री एक्लेम्शिया एक कॉमन इफेक्ट देखा गया है, प्रोलॉन्ग लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, जिसके कारण कि सिजेरियन सेक्शन में पेशेंट जाएगी, और अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गई है तो ऐसी पेशेंट्स में PPH भी होना देखा गया है। और न्यूबॉर्न में मैं एक बार आपको ब्रीफ करा देती हूँ, इंट्रायूट्राइन डेथ यानी गर्भ उसके उसके गर्भाशय के अंदर, माता के गर्भाशय के अंदर ही बच्चे की डेथ हो जाना, बिग साइज बेबी इज अ कॉम्प्लिकेशन, फिर नॉर्मल डिलीवरी के दौरान या फिर
कई बार सिजेरियन सेक्शन में भी जब हम बेबी को डिलीवर कराते हैं तब भी अगर प्रॉपर स्किलफुली इन बड़े साइज के बेबीज को डिलीवर नहीं कराया गया है तो फिर कहीं ना कहीं शोल्डर डिसलोकेशन या शोल्डर डिस्ट्रोशिया देखा गया है। और इसमें भी बहुत सारी टैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी स्किल्स होती हैं कि हमें किस तरीके से, हमें कौन सा मूवमेंट लेना है बच्चे को डिलीवर कराने के लिए। जैसे सिजेरियन सेक्शन में फिर हम पटवर्धन वगैरह लगा करके बच्चे को डिलीवर कराते हैं ना। इसी प्रकार से बर्थ इंजुरीज होना कॉमन है क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा साइज है बच्चे का, तो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान ये सारा कुछ इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। फिर अगर बच्चा देर तक फंसा हुआ है, प्रोलॉन्ग लेबर में पेशेंट चली गई है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर उसको हो रहा है, तो ऐसे बच्चे फंसे रह जाते हैं सर्वाइकल कैनाल में, वेजाइनल कैनाल में समटाइम्स, तो उनको फिर सांस लेने की परेशानी उनमें देखी गई है। इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम उनमें देखा गया है। इसी प्रकार से जो नवजात शिशु हैं उनके जब उनका कॉर्ड क्लैंपिंग और कटिंग कर दिया जाता है तो उसके पश्चात जब उनका ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर किया जाता है तो उनमें हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड शुगर का जो लेवल होता है वो अपने मापदंड से, अपने क्राइटेरिया से कम देखा गया है, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं। एंड इन जनरल जो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है उसके कारण कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस भी देखने को मिलते हैं। See now I will tell कि हमें गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के लिए स्क्रीनिंग किन की करनी है, किन गर्भवती महिलाओं की हम स्क्रीनिंग करेंगे। तो इस स्लाइड के माध्यम से हमें ये पता चल रहा है, यहाँ पर पहले ही वर्ड लिखा हुआ है यूनिवर्सल स्क्रीनिंग, यानी हमारे पास जितनी भी गर्भवती महिलाएं एंटीनेटल केयर के लिए आएंगी, एंटीनेटल चेकअप के लिए आएंगी, उन सभी की स्क्रीनिंग हमारे द्वारा इस पर्टिकुलर गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के लिए की जाएगी। और क्यों की जाएगी तो उसका सीधा सा एक जवाब है जो कि पिछली स्लाइड से ही आप लोगों को मिल जाएगा कि उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, उसके जो दुष्परिणाम है, दुष्प्रभाव है, वो ही इतने ज्यादा हैं, वो गर्भवती महिला पर भी बहुत ज्यादा है और उसके अंदर पलने वाले बच्चे पर भी ज्यादा है। तो चूंकि इसके दुष्प्रभाव इतने ज्यादा हैं तो उसके प्रिवेंशन के लिए हम सभी महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं की गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के लिए स्क्रीनिंग करेंगे। फिर हमने और पिछली स्लाइडों में देखा था कि इसका जो प्रेवलेंस रेट है ना, वो भी काफी ज्यादा है इंडिया में। इसी प्रकार से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ये बोलता है कि एंटीनेटल पीरियड में यानी गर्भावस्था के दौरान जितनी भी महिलाएं आएंगी उसको एंटीनेटल पैकेज का एक अहम हिस्सा बनाते हुए हमें सभी महिलाओं की स्क्रीनिंग करनी है। और जितनी भी महिलाएं हैं उनकी स्क्रीनिंग, क्योंकि ये जो स्क्रीनिंग है ये बहुत ही एक सरल और सिंगल स्टेप के माध्यम से ही की जा सकती है, which is known as सिंगल स्टेप ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT, जिसको हम बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं, उसके माध्यम से की जाती है। तो ये हमारे लिए एक इजी वे भी है, एक सरल तरीका भी है कि हमें बार बार महिला को नहीं बुलाना होगा, उसको इंटरप्रिटेशन के लिए, उसको रिजल्ट बताने के लिए, डायग्नोसिस देने के लिए भी वो एक ही बार में आएगी हमारे पास, हमारे द्वारा टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा और तुरंत ही उसको बता दिया जाएगा कि उसका टेस्ट पॉजिटिव है अथवा नेगेटिव है। तो इस प्रकार से हम सिंगल स्टेप से ही उसको डायग्नोसिस उसका बना सकते हैं, गर्भवती महिला का बना सकते हैं। और जब भी हम डायग्नोसिस बना लेंगे तो इसके माध्यम से हम एक अर्ली डिटेक्शन कर पाएंगे, ताकि टाइम से गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस अगर किसी महिला को निकल के आता है तो उसका टाइमली मैनेजमेंट शुरू किया जा सके, ताकि हमें मैटरनल और जो न्यूबॉर्न मतलब उसके जो दुष्प्रभाव हैं महिला पर, गर्भवती महिला पर और उसके न्यूबॉर्न पर, नवजात शिशु पर, उससे उनको बचाया जा सके और उन दुष्प्रभावों से उनकी स्क्रीनिंग की जा सके। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अभी तक आप लोगों को सभी कुछ क्लियर है, हम आगे बढ़ें।
अपने चैट बॉक्सेस पर प्लीज बता दीजिए कि अभी तक आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो या तो आप लोग अपनी क्वेरीज जो है वो चैट बॉक्सेस पे शेयर कर दीजिए, हम इस सेशन के एंड में उनको शेयर डिस्कस कर लेंगे, और अगर क्लियर है तो फिर आई विल मूव ऑन, मैं आगे बढ़ूंगी। क्लियर है, नो डाउट्स, ओके, ठीक है। See, now I will explain कि how we have to diagnose gestational diabetes mellitus by OGTT। जैसा कि आपको बताया था कि ये एक सिंगल स्टेप प्रोसीजर होता है, एक ही स्टेप में हम डायग्नोसिस बना लेंगे कि महिला गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस पॉजिटिव की श्रेणी में आ रही है अथवा नेगेटिव की श्रेणी में आ रही है। तो उसके लिए हम OGTT परफॉर्म करते हैं, विच इज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। और उसके डायग्नोसिस के लिए फिर वही है, कैटेगरी 2 ही है, या तो पॉजिटिव रहेगी महिला अथवा नेगेटिव रहेगी। अगर OGTT यानी हमने ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट परफॉर्म किया और उसके 2 घंटे के पश्चात हमने महिला का ब्लड शुगर लेवल ग्लूकोमीटर के माध्यम से नापा और उसका ब्लड शुगर लेवल लेस देन 140 mg पर DL आता है, यानी 140 मिलीग्राम पर DL से कम अगर आता है ब्लड शुगर लेवल महिला का, तो वो नेगेटिव की श्रेणी में आएगी। और अगर यही जो ब्लड शुगर लेवल है वो 140 mg पर DL से ज्यादा आता है, तो वो पॉजिटिव की श्रेणी के अंतर्गत मानी जाएगी। और ये जो OGTT है वो WHO क्राइटेरिया के अंतर्गत हमने 75 ग्राम्स ऑफ जो ग्लूकोज है, ओरल ग्लूकोज टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, उसके स्टेप्स हम आपको आगे बताएंगे। Now this is screening and testing of gestational diabetes mellitus। अब हम उस हिस्से पर मूव कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से आपको OGTT परफॉर्म करना है। और OGTT आई मीन जो स्क्रीनिंग है और मैनेजमेंट है, उसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है वो है सिंगल स्टेप ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट परफॉर्म करना। और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें किन लॉजिस्टिक्स की या किन किन चीजों की उपलब्धता होनी चाहिए वो आप लोग देखिए। सबसे पहले हम इक्विपमेंट्स पे आएंगे। तो इक्विपमेंट्स के लिए हमें 75 ग्राम के ग्लूकोज पाउचेस हमारे पास होने चाहिए, जो कि एक पर टेस्ट हमें लगेगा, यानी एक महिला के लिए एक 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज का पाउच हमें जरूरत उसकी होगी। इसी प्रकार से हमारे पास एक मेजरिंग फ्लास्क या बीकर या जार होना चाहिए, यानी ऐसा हमारे पास जार होना चाहिए जिस पर की मार्किंग हो 100 की, 50 की। आपने देखे होंगे इस तरीके के जो बीकर्स होते हैं, इस तरीके के जो फ्लास्क होते हैं, उन पर मार्किंग होती है, जिससे कि हम जितना पानी लेंगे हमें पता होगा कि हमने कितना पानी उसमें लिया हुआ है। और हमारे पास निश्चित रूप से पीने वाला पानी होना चाहिए और एक व्यक्ति के लिए 300 ml पानी लगेगा। डिस्पोजेबल ग्लासेस होने चाहिए क्योंकि हमें पीने के लिए उसको देना पड़ेंगे। और ग्लूकोज पाउच हम पानी में घोलेंगे तो घोलने के लिए डेफिनेटली चम्मच होना चाहिए। इसी प्रकार से हम जब हम ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो ये तो हमने सॉल्यूशन बनाया है। सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए पड़ेगा, वो लॉजिस्टिक्स हैं, वो चीजें हैं। और साथ में अब हम ग्लूकोज का सॉल्यूशन पिला देंगे और उसके बाद जब उसका टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो वो किस प्रकार से परफॉर्म करेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या उपकरणों की आवश्यकता होगी। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ग्लूकोमीटर, जो कि टेस्ट स्ट्रिप्स के साथ उपलब्ध होता है आपके लिए। फिर हमारे पास लैंसेट होना चाहिए प्रिक करने के लिए, और वो स्टेराइल होना चाहिए क्योंकि जस्ट टू अवॉइड इन्फेक्शन, है ना। और ये तो आपको पता ही है कि दिस इज ऑल अ सिंगल, क्योंकि ये सब ऐसी पॉलिसीज के अंतर्गत रखे गए हैं, तो इसलिए उसकी आप किसी मल्टीपल उस तरीके से इसको यूज नहीं करना है, सो एज टू अवॉइड इन्फेक्शन।
फिर आपके पास कॉटन होना चाहिए, आपके पास वाटर स्वैब्स हो सकते हैं, फिर आपका जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो जनरेट होगा उसको डिस्कार्ड करने के लिए येलो कलर का, रेड कलर का और ब्लैक कलर के डस्टबिन होने चाहिए और पंचर प्रूफ कंटेनर होना चाहिए ताकि आप लोग नीडल को डिस्कार्ड कर सकें। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो भी उपकरण हैं ये सब हमारे माध्यम से डिस्ट्रिक्ट्स को एलोकेट, उनके लिए बजट एलोकेट कर दिया गया है और आप लोगों ने और डिस्ट्रिक्ट्स ने आई होप इन चीजों का प्रोक्योरमेंट कर लिया है। और मैं प्रोक्योरमेंट करने के साथ साथ हमने यहाँ से एक लेटर्स भी जनरेट किए थे ताकि आप लोगों को ये पता हो कि आप लोगों को अपने ब्लॉक से किसको संपर्क करना है इन उपकरणों की उपलब्धता के लिए। तो अगर आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होता है तो फिर आप लोग अपने जीडीएम वाले ग्रुप पर या अपने डीपीएम्स के माध्यम से ये पता लगा सकते हैं कि अगर इन चीजों में से किसी भी चीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है तो आपको किससे संपर्क करना होगा, क्योंकि वो भी हम उसके लिए भी हमने यहाँ से लेटर्स भेजी थे जिसके रिवर्ट में हमें वहां से उन्होंने जिन जिन लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी है उनके नाम हम तक यहाँ पर पहुंचाए हैं एंड वी हैव द लिस्ट ऑल्सो। तो अगर आप डायरेक्ट हमसे जानना चाहेंगे तो हम भी आपको बता पाएंगे और आप अपने डीपीएम्स या डीएचओज से पूछेंगे तो वो भी आपको बता पाएंगे। और फिर उसके बाद कम से कम ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग इन सारे उपकरणों की उपलब्धता अपने पास कर लीजिए और जल्दी से जल्दी जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो उसके तुरंत बाद ही अपने हेल्थ फैसिलिटी पर इसकी स्क्रीनिंग इस प्रोग्राम की शुरुआत आप लोग करिए। प्राची, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ इसमें। हाँ जी, आप सभी लोग अपने यहाँ पे डीपीएम से पूछ सकते हैं कि ये ग्लूकोज, स्पेशली आपके यहाँ सिर्फ ग्लूकोज की जरूरत होगी क्योंकि आप लोग डायबिटीज के लिए ऑलरेडी टेस्ट कर रहे हैं, तो ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स, ये सारी चीजें आपके पास होंगी ही। इसके लिए ओजीटीटी के लिए जो एक अलग से जरूरत है वो है 75 ग्राम ग्लूकोज पाउचेस का, जिसका बजट जैसा कि प्राची ने बताया ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एलोकेट कर दिया गया है और वो कॉर्पोरेशन के थ्रू उन्होंने प्रोक्योरमेंट भी कर लिया होगा उसका 75 ग्राम ग्लूकोज पैकेट्स का। तो आप अपने डीपीएम से बोल के ग्लूकोज अपने यहाँ पे इंडेंट कीजिए, उसे मंगा लीजिए। और दूसरा जो एक और चीज आपको एडिशनल जरूरत पड़ेगी वो होगा मेजरिंग जार, है ना, जो मार्क कैलिब्रेटेड जार्स आते हैं जिसमें आधा लीटर का भी अगर आप जार ले लेते हैं तो उसमें 300 ml पानी इजीली आप नाप पाएंगे। तो ये जार आप अनटाइड फंड से ही ले सकते हैं आपके यहाँ से, या पीएचसी लेवल से आप डिमांड कर सकते हैं कि आपको ये जार खरीद के दे दे। हार्डली 100 to 150 रुपीज का आता है। सी नाउ, हाँ अभी देखिए कि अब हम इस स्लाइड से ये सीखेंगे कि हमें जो ओजीटीटी है यानी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है वो किस तरीके से परफॉर्म करना है। जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि ये एक सिंगल स्टेप स्क्रीनिंग है, यानी एक ही स्टेप में आप लोग डायग्नोसिस पर पहुंच जाएंगे और ये एक बहुत ही इजी तरीका है। बस इसमें एक ही चीज है कि हम जब भी गर्भवती महिला हमारे पास आएगी एंटीनेटल चेकअप के लिए तो हम उसके पहले उसकी जो भी काउंसलिंग करेंगे और ये टेस्ट उसकी रजामंदी से ही ये टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। और फिर टेस्ट परफॉर्म करने के लिए जरूर हम जब भी सोल्यूशन उसको पिलाते हैं तो उसके बाद उसको हमारे पास 2 घंटे तक रुकना अति आवश्यक है, क्योंकि 2 घंटे के पश्चात ही हम उसका ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर कर पाएंगे। तो बस यही आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट टास्क है और कि आप लोग किस प्रकार से इस ऐसी गर्भवती महिला को अपने पास 2 घंटे तक रोकेंगे। तो उस बीच में या तो आप उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं या फिर जो आपका बाकी एंटीनेटल पैकेज है उसकी आप सर्विसेज दे सकते हैं, है ना। और अगर उसके साथ बच्चे आए हैं तो आप
और अगर वो VHND वाले दिन आई हुई है आपके पास, तो फिर आप उनका इम्यूनाइजेशन वगैरह में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, मतलब करवा सकते हैं, उनके बच्चों का इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं। और अगर उनको भी टीटी वगैरह नहीं लगा हुआ है तो टीटी के साथ उनको इम्यूनाइज कर सकते हैं। तो लाइकवाइज आप ही को मैनेज करना होगा कि आप उनको 2 घंटे तक किस प्रकार से अपने पास बिठा करके रखेंगे, जिससे कि महिला इरिटेट भी ना हो और उसको वो जो 2 घंटे वहां पर बिताए वो वहां से एक तो कुछ सीख करके जाए, वो उसके लिए वर्थ हो, है ना, ताकि ऐसा ना हो कि वो 2 घंटे बैठे ही ना, आपने सोल्यूशन भी पिला दिया और वो टेस्ट भी नहीं करवा करके गई। तो यहाँ पर आप लोगों का एक मेजर रोल निकल के आता है कि हाउ यू हैव टू, ये आपकी पर्टिकुलर खुद की स्किल होगी कि आप लोग उन 2 घंटों के लिए महिला को किस प्रकार अपने पास बांध करके रखेंगे। सी नाउ वी विल सी कि हमें सबसे पहले इस सिंगल स्टेप स्क्रीनिंग के लिए 75 ग्राम ग्लूकोज के जो ओरल ग्लूकोज के जो पाउचेस हैं वो हमारे पास पहले से ही एक मेजरिंग बीकर है जिसमें हम 300 ml पानी लेंगे और उसमें 75 ग्राम जो ओरल ग्लूकोज का पाउडर है वो डाल देंगे और उसको अच्छे से घोल लेंगे। और जो हमारे पास गर्भवती महिला है उसको 5 से 10 मिनट के अंतराल में इसको पीने के लिए बोलेंगे। और हमें इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि महिला कुछ भी खाकर आई हो, कुछ भी पीकर आई हो, ये जो टेस्ट है इससे उसका संबंध नहीं है। इट इज ऑलवेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द विमेन्स लास्ट मील। कितनी भी देर पहले कुछ भी खा पी कर आई है उसके बावजूद भी ये टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है और इसी मापदंडों के साथ, इसी क्राइटेरिया के साथ इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाएगा। बस इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि एक बार जब वो महिला 75 ग्राम ग्लूकोज सोल्यूशन 300 ml में बने हुए पानी में ये सोल्यूशन पी लेती है तो उसके पश्चात जरूर, उसके बाद जरूर वो कुछ भी खाएगी नहीं 2 घंटे तक के, सिवाय पानी के। पानी शी कैन टेक वाटर और उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, उसका जो मूवमेंट है उसको हमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करा के रखना होगा। वो थोड़ा उसकी जो गतिविधि होगी, फिजिकल गतिविधियां होंगी, उसको थोड़ा सा हमें रोक करके रखना होगा, ताकि क्योंकि उसका एक इफेक्ट उसके मेटाबॉलिज्म पे आएगा और फिर कहीं ना कहीं उसकी शक्कर की जो हम जब मॉनिटरिंग करेंगे तो वो कहीं सही या गलत ना हो जाए, उसके लिए बस इस बात का खासा ध्यान रखना है कि टेस्ट हमने किया और उसके 2 घंटे बाद तक वो कुछ खाएगी नहीं, पानी वो पी सकती है और उसकी जो भी फिजिकल एक्टिविटीज रहेंगी, भाग दौड़, आना जाना, कोई भी एक्सरसाइज वो नहीं करेगी, है ना। इस चीज के लिए उसको हम काउंसलिंग करेंगे। फिर उसके बाद जब वो ये 5 से 10 मिनट के अंतराल में जो उसने सोल्यूशन पिया हुआ है उसके 2 घंटे के पश्चात हम उसका ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करेंगे। और हमारे पास पहले से ही स्टैंडर्डाइज ग्लूकोमीटर उपलब्ध है तो उसके माध्यम से हम इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, उसका ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करेंगे। फिर एक बात, कई बार ऐसा देखने में आया है कि जब भी हम महिला को 300 ml पानी में एकदम से ये 75 ग्राम ग्लूकोज पिला देते हैं तो कुछ एक महिलाओं में एकदम आधे घंटे के पहले ही विदिन 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट के भीतर ही कुछ लोगों को, कुछ गर्भवती महिलाओं को उल्टी होना देखा गया है। तो अगर उल्टी उनको हो जाती है, वॉमिटिंग अगर उनको हो जाती है तो डेफिनेटली हम उनका टेस्ट रिपीट करेंगे। परंतु अगर उनको वॉमिटिंग 30 मिनट्स के बाद, यानी सोल्यूशन पिला दिया, सॉल्यूशन पिलाने के आधे घंटे के बाद अगर उनको वॉमिटिंग होती है तो फिर हम उनको दोबारा उनका टेस्ट रिपीट नहीं करेंगे, दोबारा उनको ग्लूकोज सोल्यूशन नहीं पिलाएंगे। इसी टेस्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हम ऐसा मानकर चलेंगे कि इन 30 मिनटों में कहीं ना कहीं ग्लूकोज का जो सोल्यूशन है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ है और फिर इसी टेस्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और जब हम ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करेंगे, यानी टेस्ट करेंगे ग्लूकोमीटर के माध्यम से, और अगर हमारे द्वारा ये पाया जाएगा कि उसकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो 140 mg/dl से ज्यादा है अथवा कम है, उसको मापदंड बनाते हुए फिर हम उस महिला को पॉजिटिव अथवा नेगेटिव की श्रेणी में कैटेगराइज करेंगे। अगर ब्लड शुगर लेवल 140 mg/dl से ज्यादा आ जाता है तो फिर वो
एक पॉजिटिव टेस्ट के रूप में माना जाएगा कि ऐसी गर्भवती महिला पॉजिटिव है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस या ओजीटीटी के लिए, और अगर उससे वो कम आती है तो फिर वो नेगेटिव की श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगी। सी दिस इज अ फ्लो डायग्राम, ये एक फ्लो चार्ट है जो सिंपली आपको बता रहा है जो मैंने आपको अभी तक बताया था कि हमें एक तो सभी की टेस्टिंग करनी है, यूनिवर्सल टेस्टिंग करनी है सभी गर्भवती महिलाओं की, और कब करनी है तो जैसे ही वो पहली बार एंटीनेटल चेकअप के लिए हमारे पास आएंगी, हमारे संपर्क में आएंगी, उनका टेस्ट हमें करना है। किस प्रकार से करना है तो 75 ग्लूकोज का जो पाउच है वो 300 ml पानी में घोल करके उसको 5 से 10 मिनट के अंतराल में महिला को पिलाएंगे, और उसके 2 घंटे के पश्चात उसका ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करेंगे। अगर ब्लड शुगर लेवल 140 mg/dl या उससे कम आता है तो वो नेगेटिव की श्रेणी में, जीडीएम नेगेटिव की श्रेणी के अंतर्गत रखी जाएगी, और अगर उसका ब्लड शुगर लेवल 140 mg/dl से ज्यादा आता है तो वो पॉजिटिव की श्रेणी में आ जाएगी। अगर वो नेगेटिव आ जाती है महिला, उसका ब्लड शुगर लेवल 140 mg/dl से कम आता है, तो फिर हम महिला को ये काउंसलिंग करेंगे कि उसका ये जो ओजीटीटी है उसको एक बार वो पुनः रिपीट कराएगी। कब? 6वें से 7वें महीने के बीच में, यानी 24वें सप्ताह से 28वें सप्ताह के बीच में एक बार फिर से वो अपना टेस्ट रिपीट कराएगी। अगर इस टेस्ट में वो पॉजिटिव आ जाती, यानी उसका ब्लड शुगर लेवल 140 mg/dl से ज्यादा आ जाता है, तो वो पॉजिटिव की श्रेणी में आ जाएगी, और फिर उसका जो मैनेजमेंट होगा वो डेफिनेटली एक जीडीएम पॉजिटिव महिला के गाइडलाइंस के अनुसार किया जाएगा। और अगर इस 6वें से 7वें महीने के अंतराल में जो हमने इसका ओजीटीटी रिपीट किया है, अगर वो 140 mg/dl से उसका ब्लड शुगर लेवल कम आता है तो फिर से वो पुनः नेगेटिव की श्रेणी में आ जाएगी, और वो उसको फिर नॉर्मल एंटीनेटल मान करके उसका मैनेजमेंट किया जाना सुनिश्चित करना है। आई होप ये क्लियर है अभी तक। ये वही समरी है और वही आपको बता रहे हैं इसके माध्यम से भी कि सिंगल स्टेप में सभी की स्क्रीनिंग करना है। जैसे ही पहली बार एंटीनेटल कांटेक्ट में वो चेकअप के लिए हमारे पास आ रही है, तुरंत उसका ओजीटीटी करना है, उसकी तुरंत रिपोर्टिंग देनी है। सेकेंड टेस्ट हमें 6वें से 7वें महीने यानी 24th से 28th वीक के दौरान करना है, या फिर हम उसका 24th वीक के बाद भी हम उसका टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं अगर वो ये वाला टाइम मिस कर जाती है तो। और इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी 2 टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे उनके बीच का जो अंतराल रहेगा वो 4 हफ्तों का रहेगा। इसी प्रकार से अगर महिला हमारे पास 28th वीक के बाद ही पहली बार आ रही है, उसका फर्स्ट एक्सपोजर ही हमसे 28th वीक पर हो रहा है या उसके पश्चात हो रहा है, तब भी हम एटलीस्ट एक बार उसका ओजीटीटी जरूर परफॉर्म करेंगे। क्लियर है यहां तक आप सभी लोगों को? Would like to know in your chat boxes, ये क्लियर है ओजीटीटी? ओके, मैम कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ प्राची, वो वीडियो दिखा सकते हैं तो उनको यस, आई वाज अबाउट टू से ओनली कि अगर इन लोगों को यहाँ तक क्लियर है तो फिर हम अब इसके आगे हम एक वीडियो दिखा सकते हैं। नहीं लगा हो। और दूसरा, स्ट्रिप का बॉक्स हमेशा जो उसका कैप है वो तुरंत स्ट्रिप जैसे ही निकाला है उसको तुरंत बंद कर देना है, खोल के नहीं रखना है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। फिर ब्लड का ड्रॉप हमें स्ट्रिप के एरिया में तभी लगाना है जब स्ट्रिप ग्लूकोमीटर में डालने के बाद में ब्लड का ड्रॉप का साइन उसके इंडिकेटर पे फ्लैश होने लगे। जब आप एक ग्लूकोमीटर में स्ट्रिप इंसर्ट करते हैं तो देखा होगा आपने कि स्ट्रिप एक ब्लड का ड्रॉप फ्लैश होता है ग्लूकोमीटर के स्क्रीन पे।
तो उसके बाद में ही हमें ब्लड उसमें ड्रॉप करना है, या ब्लड का जो ब्लड है वो सक करवाना है, उसके पहले या बाद में नहीं। नेक्स्ट कर दीजिए। हरिओम, नेक्स्ट कर दीजिए। फिर अभी हमने जो टेस्ट का वीडियो देखा था उसमें देखा कि हमने एक नर्स ने बहुत इजीली स्ट्रिप निकाला और उसको ग्लूकोमीटर में इंसर्ट कर दिया। उसको इंसर्ट करते समय ना तो उसको कोई बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना है हमें, ना कोई तोड़ना मोड़ना है ना। बहुत बार हम एएनएम्स को देखते हैं फील्ड में कि वो बहुत प्रेशर लगा के करते हैं तो स्ट्रिप आपका टूट सा मुड़ जाता है। तो वैसा नहीं करना है, बहुत इजीली उसमें इंसर्ट होता है ग्लूकोमीटर में स्ट्रिप, उसको वैसे ही इजीली हमें करना है। और ये भी चीज हमें ध्यान रखना है कि जो स्ट्रिप का सेंसर वाला एरिया है, यानी कि जो ग्लूकोमीटर के अंदर जाने वाला एरिया है और जहाँ पे ब्लड लगने वाला एरिया है स्ट्रिप का, उसको हमें टच नहीं करना है। हमेशा हमें स्ट्रिप को बीच में से पकड़ना होता है। साइड्स जो है जहाँ पे सेंसर्स लगे होते हैं वहां पे नहीं पकड़ना होता है। तो ये चीज को भी ध्यान रखना चाहिए। और कभी भी हमें जो टेस्ट स्ट्रिप है या स्ट्रिप्स जो है ग्लूकोमीटर की, वो एक्सपायरी वाले यूज नहीं करना चाहिए ना। फील्ड में जब मॉनिटरिंग के लिए जाते हैं तो हमें बहुत सारे पुराने कई एक्सपायरी निकल चुकी होती है, वो स्ट्रिप भी यूज करते हैं लोग। रिजल्ट तो फिर भी आता है, पर हमें एक्सपायरी डेट वाले स्ट्रिप्स का यूज नहीं करना है। तो एक्सपायरी भी इसमें चेक करना है जरूर से। नेक्स्ट कर दीजिए। अब और क्या चीजें हमें ध्यान रखना है ग्लूकोमीटर को यूज करते समय। तो डूज में क्या है, सबसे पहला तो हमने जैसा बात किया कि टेस्ट स्ट्रिप की एक्सपायरी डेट जरूर से देखें, आउट ऑफ एक्सपायरी वाले स्ट्रिप्स को यूज नहीं करना है। हमें ग्लूकोमीटर को यूज करते समय स्ट्रिप जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं तो ग्लूकोमीटर ऑन हो जाता है ना, उसको अलग से ऑन करने की जरूरत नहीं है। हमने स्ट्रिप इंसर्ट किया, ग्लूकोमीटर रेडी हो गया आपका टेस्ट करने के लिए। ये हम इंश्योर करें कि एक अच्छे साइज का ब्लड का ड्रॉप हम पहले से बना के रखें, है ना। ये ना करें कि एक बार प्रिक किया, ब्लड नहीं आया तो फिर हम फिंगर को और प्रेस कर रहे हैं। ऐसा करेंगे तो आपका जो ब्लड शुगर का रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा, क्योंकि वो टिश्यू फ्लूइड से डाइल्यूट हो जाता है। तो अच्छा ड्रॉप बनने के लिए फिंगर को प्रॉपरली हमें प्रिक करने के पहले ही प्रेस करना चाहिए। और जो प्रिक है वो हमारा सिंगल और पावरफुल होना चाहिए, है ना, गुड स्ट्रेंथ का प्रिक होना चाहिए। ये हमने पहले ही बात किया था कि ब्लड का ड्रॉप हमें स्ट्रिप के इंडिकेटर एरिया पे तब लगाना है जब ग्लूकोमीटर की स्क्रीन पे एक ड्रॉप का साइन आने लगे, उसके पहले नहीं, और ड्रॉप का साइन जाने के बाद में भी नहीं। जब तक ड्रॉप का साइन दिख रहा है तब तक हम फटाफट उसमें ब्लड को अप्लाई कर दें। फिर ग्लूकोमीटर को कब यूज नहीं करना है, अगर जो यूनिट्स डिस्प्ले होती हैं, जनरली हमारे यहाँ मिलीग्राम पर डीएल या मिलीमोल पर लीटर की यूनिट्स जो डिस्प्ले हो रही हैं, जब तक वो अगर सही नहीं दिख रहा है तो शायद हमारा ग्लूकोमीटर सही नहीं है। फिर कोई भी एलिमेंट्स जो है ग्लूकोमीटर के, अगर वो सही से डिस्प्ले नहीं हो रहे, जैसे डेट है, टाइम है ना, यूनिट्स हैं, तो शायद ग्लूकोमीटर में कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप कोड वाली ग्लूकोमीटर यूज कर रहे हैं और ग्लूकोमीटर का और स्ट्रिप का जो कोड है वो मैच नहीं कर रहा है, तो हमें उन दोनों को यूज नहीं करना है। फिर ग्लूकोमीटर का जो स्ट्रिप है, ग्लूकोमीटर का जो यूज का तरीका है, वो हमेशा हमें मैनुअल से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने भी इतने सालों से जो काम कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हर साल एक नए नए कुछ ग्लूकोमीटर्स आ जाते हैं ना। कभी हम एक्यूचेक का यूज करते हैं, कभी एसडी चेक का, कभी सेंसाकोर का। तो हर ग्लूकोमीटर को यूज करने में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो उन माइन्यूट चीजों को ध्यान रखने के लिए उसके यूजर मैनुअल को हम जरूर पढ़ लें। नेक्स्ट कर दीजिए। तो अभी तक हमने ये देखा कि जीडीएम के लिए हमें टेस्ट कौन सा करना है, किनका करना है ना। सभी गर्भवती महिलाओं का जांच करनी है, उनके गर्भावस्था के समय में 2 बार जांच करनी है। एक तो फर्स्ट कांटेक्ट के जैसे आपके पास पहली बार वो आ गई, और दूसरी जांच हमेशा 24 से 28 सप्ताह के बीच में या 6वें से 7वें महीने के बीच में।
अब ये देखते हैं कि अगर महिला पॉजिटिव आई तो क्या करना है। तो अभी तक हमने इतनी बार अभी सुन लिया है कि जीडीएम के कारण माँ और बच्चे दोनों को ही एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि हमने जल्द से जल्द इसका डायग्नोसिस करें, और जैसे ही डायग्नोस हो गया है, जैसे ही हमें पता चल गया कि माँ को जीडीएम है, तो उसका तुरंत प्रबंधन चालू करें। अगर हमने उसका मैनेजमेंट को डिले किया या इमीडिएट मैनेजमेंट स्टार्ट नहीं किया, तो ये वैसा ही हो जाएगा कि हमने उसको डायग्नोज ही नहीं किया ना। तो डायग्नोज करके छोड़ना नहीं है, उसका तुरंत मैनेजमेंट भी स्टार्ट करना है। अब जब हम किसी भी डिसीज को मैनेज करते हैं तो उसमें हमारा एक टारगेट होता है कि हमें इसमें कंट्रोल करना है। तो क्या कंट्रोल करना है, तो अगर महिला को जीडीएम है तो उसमें बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हम उसका ब्लड शुगर कंट्रोल करेंगे, है ना। और ब्लड शुगर को हमें कितना कंट्रोल करना है, आप जैसा अपने स्लाइड पे देख रहे हैं, सेकेंड लास्ट बुलेट में लिखा हुआ है कि फास्टिंग ब्लड शुगर जो है हमारा टारगेट होता है जीडीएम के मैनेजमेंट में कि फास्टिंग ब्लड शुगर 95 मिलीग्राम पर डीएल से कम हो, और पोस्ट प्रेंडियल खाना खाने के बाद की जो ब्लड शुगर है पीपीबीएस वो 120 मिलीग्राम पर डीएल से कम होनी चाहिए। तो ये पूरा मैनेजमेंट का जो पूरा एम होता है, उद्देश्य जो है जीडीएम के मैनेजमेंट का, वो यही है कि उसका ब्लड शुगर पीपीबीएस खाना खाने के 2 घंटे बाद का 120 मिलीग्राम पर डीएल से कम रखा जाए, और फास्टिंग ब्लड शुगर को 95 मिलीग्राम पर डीएल से कम रखने का टारगेट होता है। अब आप लोग अभी तक डायबिटीज के भी काफी पेशेंट्स आपने देखे होंगे, उनका फॉलोअप भी आप लोग कर रहे होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि डायबिटीज में या कोई भी जो हम लाइफस्टाइल की जो डिसीजेस कहते हैं आजकल एनसीडीज, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का भी होता है। तो मेडिसिन के साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर हम जीडीएम में बात करें, नेक्स्ट कर दीजिए हरिओम। अगर हम जीडीएम में बात करें तो जीडीएम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का है। हरिओम नेक्स्ट कर दीजिए। तो जीडीएम में हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम मैनेज कर सकते हैं क्लाइंट को। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से महिला कंट्रोल में नहीं आ रही है, उसका ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो ही हमें मेडिसिन पे जाने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही कंट्रोल ब्लड शुगर को कर सकते हैं। और अभी एमपी में जितनी भी जगहों पर जीडीएम प्रोग्राम चल रहा है, जैसे होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, आपके यहाँ पे भी डीएच में, आपको पता होगा कि डीएच में आप लोगों के जिलों में भी जीडीएम का टेस्ट स्टार्ट हो गया है। तो वहां पे जो भी मैनेजमेंट्स हो रहे हैं उसमें 99% महिलाएं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल हो जाती हैं। सिर्फ 1 to 3% महिलाएं ही ऐसी होती हैं, 1 से 3% महिलाएं ही ऐसी होती हैं जिनको लगभग मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। हरिओम नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो हमारा सबसे पहला तरीका होगा जिससे हम जीडीएम केस को मैनेज करेंगे। और जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में भी 2 चीजें हम बात करेंगे, एक मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी और दूसरा फिजिकल एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट कर दीजिए। हम सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज पे बात करेंगे। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का एक मोटा मोटा प्रिंसिपल क्या है वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले कि जैसे हमारी महिला जीडीएम पॉजिटिव निकली तो हम उसे 15 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए एमएनटी और एक्सरसाइज मतलब मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी और फिजिकल एक्सरसाइज की चीजें बताएंगे, काउंसलिंग करेंगे, और उसमें क्या चीजें करना है वो उसे बताएंगे, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, वो सारी चीजें काउंसलिंग करके उसे बोलेंगे कि ये सारा जो हमने आपको बताया है ये 15 दिन तक आप फॉलो कीजिए, और 15 दिन के बाद हमारे पास वापस आइए। जब वो 15 दिन के बाद आपके पास महिला वापस आई है तो आप उसका खाना खाने के 2 घंटे बाद का ब्लड शुगर चेक करेंगे। 2 आवर पीपीबीएस जिसको हम कहते हैं पीपीबीएस पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, 2 आवर पीपीबीएस हम उसका चेक करेंगे। अगर 2 आवर पीपीबीएस जो है, जैसा हमने पहले देखा था कि 2 आवर पीपीबीएस 120 मिलीग्राम पर डीएल से कम होना चाहिए, ये हमारा टारगेट होगा जीडीएम के मैनेजमेंट में। तो अगर पीपीबीएस हमारा 120 मिलीग्राम पर डीएल से कम आ रहा है, मतलब महिला का जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल में है,
और ये मानते हुए कि जो कंट्रोल आया है वो जो उसने एमएनटी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी और एक्सरसाइज के जो काउंसलिंग आपने किया था, जो चीजें उसे बताई थी करने के लिए, उसी को करके उसका ब्लड शुगर कंट्रोल हुआ है, ये मानते हुए हम उसे एमएनटी और एक्सरसाइज ही कंटिन्यू करने के लिए सलाह देंगे। और ये बताएंगे कि अब क्योंकि वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जीडीएम जो है वो आपको पता होगा कि जीडीएम इज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी के तौर पर ही हमारे पास फॉलोअप के लिए आएगी। और वैसे जो एचआरपी का प्रोटोकॉल होता है फॉलोअप का, वो ये होता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर तक महिला 15 दिन में एक बार अपना चेकअप करवाने के लिए आए और थर्ड ट्राइमेस्टर में वीकली चेकअप्स हों। पर कई बार इतने फ्रिक्वेंट फॉलोअप्स जो होते हैं या विजिट हॉस्पिटल में महिला की पॉसिबल नहीं हो पाती, तो इसीलिए आप देखोगे आपकी स्क्रीन पे पीपीटी में लिखा हुआ है थर्ड बुलेट में कि एटलीस्ट वंस अ मंथ टेस्ट जरूर करवाने आए, क्योंकि हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन है, हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, तो महीने में कम से कम एक जांच जरूर से करवाने आए वो आपके पास में, है ना। और इस जांच में हम उसके बाकी एएनसी चेकअप्स के साथ साथ में उसका ब्लड शुगर चेक करेंगे। और ये ब्लड शुगर कौन सा होगा? पीपीबीएस, खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला। और अगर कभी भी इस दौरान में जब वो अपने हर महीने फॉलोअप करवाने आ रही है, या जो पहली बार हमने उसको एमएनटी और एक्सरसाइज की चीजें बताई थी और उस समय में जब वो पहली 15 दिन के बाद हमारे पास फॉलोअप करवाने आई है, तो इस समय पे अगर ब्लड शुगर 120 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा है, 120 मिलीग्राम पर डीएल या उससे ज्यादा, तो हमें ये समझना होगा कि इस एमएनटी और एक्सरसाइज जो हमने उसे बताई थी उससे महिला का शुगर कंट्रोल में नहीं आया है, और एमएनटी एक्सरसाइज के साथ में उसे हम मेडिसिन देने की भी जरूरत है। तो हम उस केस में उसे डॉक्टर के पास रेफर करेंगे, सो दैट डॉक्टर उसका एमएनटी एक्सरसाइज के साथ साथ में मेडिसिन भी स्टार्ट कर सके। तो हमने जो चीजें अभी देखी, आप इस फ्लो चार्ट से और अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसी गर्भवती महिला है जो कि जीडीएम पॉजिटिव है, उसका हमने मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमएनटी बोल रहे हैं, और एक्सरसाइज चालू किया। हमने कहा कि आप एक्सरसाइज और एमएनटी 15 दिन तक कीजिए और 15 दिन के बाद हमारे पास वापस आइए, 2 हफ्ते के बाद वापस आइए हमारे पास। जब वो हमारे पास वापस आई 2 हफ्ते बाद या 15 दिन के बाद, तो हमने उसका 2 आवर पीपीपीएस, खाना खाने के 2 घंटे बाद का ब्लड शुगर चेक किया। अब आपका जो फ्लो चार्ट है उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो एरो जा रहा है, आप उसको देखिए कि अगर 2 सप्ताह के बाद जब वो आई है तो उसका 2 आवर पीपीबीएस अगर कंट्रोल आ गया है, मतलब 120 मिलीग्राम पर डीएल से उसका पीपीबीएस कम आ गया है, तो महिला एमएनटी और एक्सरसाइज पे कंट्रोल हो रही है। हम उसको एमएनटी एक्सरसाइज ही कंटिन्यू करने के लिए कहेंगे डिलीवरी तक, और हर महीने उसका टेस्ट करवाने के लिए कहेंगे। जब वो हर महीने टेस्ट करवाने आएगी तो 2 आवर पीपीबीएस हमें चेक करना है ना, फिर से ग्लूकोज नहीं पिलाना है। जो महिला जीडीएम पॉजिटिव आ गई, जिसको डायबिटीज ऑलरेडी हमने पता लगा लिया कि है, उसको फिर से ग्लूकोज नहीं पिलाना है, 2 आवर पीपीबीएस चेक करना है फॉलोअप में। अगर महिला, आप राइट हैंड साइड का एरो देखेंगे, अगर महिला का 2 आवर पीपीबीएस जो हमने 15 दिन के बाद बुलाया था वो अनकंट्रोल्ड है, महिला का ब्लड शुगर 120 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा आ रहा है, तो उस केस में महिला को हम डॉक्टर के पास भेजेंगे, जहाँ पे डॉक्टर उसका असेसमेंट करेंगे, और अगर उस जरूरत है तो मेटफॉर्मिन या इंसुलिन, जिस भी थेरेपी की उसे जरूरत डॉक्टर के अनुसार सही लगती है, वो उसे स्टार्ट किया जाएगा। आई थिंक फिजिकल एक्सरसाइज को आज हम कवर करते हैं और उसके बाद में फिर का सेशन कल करेंगे। हरिओम, नेक्स्ट। ओके मैम। प्राची, आप हैं क्या? हाँ जी मैम, मैं हूँ। हेलो, हाँ मैम। प्राची, मेरी एक मीटिंग है, तो हाँ मैं हाँ, छोड़ के आप कंटिन्यू कर लीजिए जब तक ये हमारा अच्छा सेशन अलाउ करता है। ठीक है, ठीक है, ओके मैम। मैं लीव करती हूँ और मैं फिर कल ज्वाइन करूँगी। श्योर, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। देखिए, अभी तक आप लोगों ने देखा था यहाँ पर
कि जो भी मैनेजमेंट किया जाएगा उसके अंतर उसको हमने दो भागों में, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उसको। एक तो होता है हमारा मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, और मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के माध्यम से जो भी पेशेंट हमारे कंट्रोल हो जाएंगे उनको हम उसी पर ही शिफ्ट कर कर रखेंगे, और जो भी हमारे ऐसे पेशेंट्स जो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी और फिजिकल एक्सरसाइज को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, फिर उनको हम इस पर लेकर आएंगे, यानी मेडिकल मैनेजमेंट पर पेशेंट्स को लेकर के आएंगे। उन्हीं पेशेंट्स को लेकर के आएंगे जो हमारी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, और फिजिकल एक्सरसाइजेस के माध्यम से भी जिनका की ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो फिजिकल एक्सरसाइज किस तरह की जानी है वो आप लोगों को अभी बताया गया था। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कि फिजिकल एक्सरसाइज के माध्यम से जो मैनेजमेंट किया जाएगा उसकी हाउ इट इज गोइंग टू रिएक्ट ओवर आवर बॉडी, उसका वर्किंग एक्शन क्या होता है, वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है, जिससे कि जो पैथोफिजियोलॉजी जो डेवलप हो चुकी है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की, उसको किस तरीके से तोड़ा जा सकता है। तो जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है, फिजिकल एक्सरसाइज के माध्यम से इन जनरल वी नो कि एक्चुअली ये जो बढ़ी हुई ब्लड शुगर लेवल है वो उसको कंट्रोल करती है, बट हाउ, किस तरह करती है वो आप लोग देखिए। फर्स्ट आई वुड लाइक टू नो कि जो इंसुलिन है वो कहाँ से सिक्रीट होता है। आप लोग अपने अपने चैट बॉक्सेस में रिप्लाई करिए कि इंसुलिन बॉडी में कौन से ग्लैंड से सिक्रीट होता है। पेनक्रियाज, ओके। पेनक्रियाज कैसा ग्लैंड है? पेनक्रियाज कैसा ग्लैंड है? पेनक्रियाज के कौन से पार्ट से? मिक्स्ड ग्लैंड, वेरी गुड। पेनक्रियाज के कौन से भाग से? वेरी गुड, वेरी गुड। Which part of pancreas secrete insulin? Beta cells, okay, Langerhans of beta cells, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता है, एंड इसलिए आप लोगों के माध्यम से जो इसकी स्क्रीनिंग है वो बहुत लॉजिकली की जाएगी, और इसकी जो काउंसलिंग है वो भी बहुत अच्छे से की जा सकेगी, क्योंकि आप लोग इसकी फिजियोलॉजी और इसकी पैथोलॉजी से भली भांति परिचित हैं। ओके, ओके, है ना। आई विल मूव ऑन एंड हियर वी विल डिस्कस कि किस तरीके से फिजिकल एक्सरसाइज के माध्यम से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है। तो लेट मी टेल यू कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें क्या होता है कि जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हैम्पर्ड होता है, उसकी सिक्रीशन में थोड़ी सी एक डिफिकल्टी होती है ना। तो जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है उसके माध्यम से जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कम करने के लिए या उसको नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन जनरेट करवाना फिजिकल एक्सरसाइज के माध्यम से होता है ना। फिजिकल एक्सरसाइज helps in the sufficient production of insulin so as to lower the blood sugar level, and so that the blood sugar level can come up to the normal level. इसी प्रकार से जब फिजिकल एक्सरसाइज कोई गर्भवती महिला के द्वारा की जाती है तो वो उसका जो सेल्यूलर अपटेक होता है, ग्लूकोज का जो सेल्यूलर अपटेक होता है, जिसके माध्यम से फिर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म फैसिलिटेट होता है, वो करवाता है। और साथ साथ में फिजिकल एक्सरसाइज जब किसी महिला के माध्यम से की जाती है तो वो जो उस फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी होती है कि भाई इंसुलिन को परसीव, जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं वो इंसुलिन, जैसे ही इंसुलिन सिक्रीट होगा पेनक्रियाज के माध्यम से वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाएगा, है ना, सेल्स टिश्यूज में जाएगा, टिश्यूज के माध्यम से सेल्स में जाएगा, और वहां उन जो मॉलिक्यूलर लेवल है या सेल्यूलर जो लेवल है वहां पर फिर वो ग्लूकोज का अपटेक करवाता है या मेटाबॉलिज्म करवाता है। तो उस मेटाबॉलिज्म को फैसिलिटेट करवाना
through improving insulin sensitivity is a function of physical exercise. I hope it is clear. ये बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं हो रहा है आप लोगों के लिए, है ना, कि फिजिकल एक्सरसाइज किस तरीके से इंसुलिन के प्रोडक्शन को भी बढ़ा रही है, फिर साथ साथ में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी इंप्रूव कर रही है ताकि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म फैसिलिटेट या इंप्रूव हो सके। इसी प्रकार से जो फिजिकल एक्सरसाइज है उसके माध्यम से इंसुलिन का प्रोडक्शन डायरेक्टली बढ़ जाता है, जिसके पेनक्रियास से, है ना, जिसके माध्यम से तुरंत ही ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाता है, और वो जैसे ही ग्लूकोज मेटाबोलाइज हो जाता है तो उसका एक्यूमुलेशन जो होता है, उसका जो ब्लड शुगर, ब्लड में जो उसका लेवल होता है वो मॉनिटर हो जाता है, मेंटेन्ड हो जाता है, वो बढ़ता नहीं है, तो वो एक नॉर्मल के लेवल पर बना रहता है। इसी प्रकार से जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है वो तो सभी लोग जानते हैं कि वो एक्सेसिव फैट को जमा नहीं होने देता है, और जब एक्सेसिव फैट जमा नहीं होगा तो डेफिनेटली जो बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल है वो भी प्रिवेंट हो सकेगा, क्योंकि अगर फैट एक्यूमुलेट हो रहा है तो फिर वहां पर भी जो ग्लूकोज का, ब्लड शुगर का जो, या ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो हैम्पर हो जाता है या इम्पेयर हो जाता है, और अल्टीमेटली ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से ये जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मलाइज करने में सहायक होती है। कर सकते हैं। अभी आप लोग देखिए कि ये जो हम फिजिकल एक्सरसाइज जो मैनेजमेंट का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है फिजिकल एक्सरसाइज, उसको किस तरीके से हमें रिकमेंड करना है कि किस प्रकार से की जाए, कितनी करी जाए, कितनी देर तक की जाए, कौन सी की जाए, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि हमें खुद भी जानना अति आवश्यक है, और हमारे पास आने वाली गर्भवती महिला को बताने के लिए हमारी जानकारी में ये चीजें होनी चाहिए ताकि हम उसको अपनी काउंसलिंग का हिस्सा बना सकें। तो आप देखिए कि पहली बात तो ये कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं आएंगी जिनकी की हम यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करेंगे डायबिटीज मेलाइटस या गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की, उन सभी को हमें ये एडवाइज करना है, काउंसिल करना है कि उन सभी के द्वारा ये फिजिकल एक्सरसाइज की जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर महिला, चयनित पर्टिकुलर महिला के लिए ही फिजिकल एक्सरसाइज एडवाइज्ड है, ऐसा नहीं है। इट इज एडवाइज फॉर वन एंड ऑल, सभी के लिए है। तो और किस प्रकार से करना है तो हमारे माध्यम से ये बताया जाएगा कि आप फिजिकल एक्टिविटीज तो प्लान करिए, लेकिन पूरे दिन भर में 30 मिनट्स के लिए प्लान करिए। आधा घंटा आपको फिजिकल एक्टिविटी के लिए अपने दिन भर में से निकालना अति आवश्यक है। इसी प्रकार से ऐसा नहीं कि चूंकि वो एक गर्भवती महिला है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत हैवी एक्सरसाइजेस उसके द्वारा की जा रही हैं, वो कुछ भी उल्टे सीधे आसन लगा रही है जिसके कारण कि फीटल एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट हो जाए, है ना, या फीटल मूवमेंट्स कम हो जाए, फीटल हार्ट रेट पर कोई असर आ जाए। तो ये सारी चीजें हमें उसको काउंसिल करनी है और उसको बताना है कि सूक्ष्म व्यायाम यानी लाइट एक्सरसाइजेस के साथ वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इनिशिएट कर सकती है, जिसके अंतर्गत हम उसको बता सकते हैं कि वो वॉकिंग कर सकती है, वो भुजाओं की एक्सरसाइज, हाथों की एक्सरसाइज कर सकती है, वो बैठ करके, कुर्सी पर बैठ करके, अगर उसका फुल टर्म चल रहा है, इफ शी इज इन द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ हर प्रेगनेंसी पीरियड, तो फिर डेफिनेटली वो जमीन पर कई बार नहीं बैठ पाएगी, तो फिर वो कुर्सी पर ही बैठकर 10 मिनट एक्सरसाइज कर ले, है ना, खाना खाने के पश्चात। फिर उसके बाद, और ये मैंने बता ही दिया कि शी हैज टू बी एनकरेज्ड टू कंटिन्यू लाइट एक्सरसाइजेस। बहुत बड़े कोई उल्टे सीधे आसन करने के लिए उसको प्रोवोक नहीं करना है, मोटिवेट नहीं करना है, उसको बस इतना बताना है कि वो हल्के फुल्के व्यायाम जिससे कि उसको थकान महसूस ना हो, और साथ साथ में उसको
उसके बच्चे की धड़कन पर भी कोई दुष्प्रभाव ना पड़ने पाए, इस प्रकार की एक्सरसाइजेस उसको हमारे माध्यम से चयनित करके बताई जाएंगी। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि आप लोग जब यहाँ पर प्री टेस्ट देंगे तो आप गूगल शीट के माध्यम से हमारे पास आपकी अटेंडेंस जनरेट हो जाएगी। तो आप लोगों को फिर उन्हीं आप और हमारे पास आपका ईमेल आईडी आ जाएगा, तो उन्हीं ईमेल आईडीज पर हमारे माध्यम से आपको जो भी स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, और उसी मॉड्यूल में वी हैव मेंशन्ड द एक्सरसाइजेज आल्सो, और उसका पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने उस मॉड्यूल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो फिर इट इज वेरी एसेंशियल कि आप लोग जब अपना पोस्ट टेस्ट या प्री टेस्ट देंगे तो आपकी अटेंडेंस हम तक पहुंचेगी, और उसी ईमेल आईडीज पर हम आपको आपका ये जो ट्रेनिंग का ये स्टडी मटेरियल है, स्टडी मॉड्यूल है, वी विल बी प्रोवाइडिंग इट। ओके, सी नाउ इसी प्रकार मैंने आपको बता ही दिया कि वन हैज टू काउंसिल द वुमेन फॉर दिस थिंग, फॉर मॉनिटरिंग हर फीटल मूवमेंट्स आल्सो, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो किसी प्रकार से कोई बड़ी एक्सरसाइज कर ले जिसके कारण कि ब्लड सप्लाई उसके फीटस तक ना पहुंचे और सडनली कहीं वो IUGR या इंट्रायूट्राइन डेथ में लैंड कर जाए। तो जब भी वो फिजिकल एक्टिविटी करेगी उस दौरान उसके फीटल मूवमेंट्स को वो बहुत अच्छे से परसीव करती रहेगी, और उसका एक मापदंड या उसका एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि मिनिमम 10 बार 2 घंटे में मिनिमम 10 फीटल मूवमेंट्स हम उस गर्भवती महिला को महसूस होने अति आवश्यक है। 10 या 10 से ज्यादा नॉर्मल की कैटेगरी में आते हैं, और अगर 10 से कम होते हैं तो इमीडिएट महिला अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में आएगी, जिससे कि हम वहां पर हमारे माध्यम से स्टेथोस्कोप या फिर फीटल डॉपलर से उसकी फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करेंगे। ओके, कर सकते। See now this is this was all about the physical exercise। अभी physical exercise में हमें ये बहुत छोटी सी बातें हैं लेकिन important बातें हैं कि क्या physical exercise के दौरान करना है और क्या नहीं करना है। तो definitely heavy exercise नहीं करना है। डूज में आप देखिए, moderate exercise, बीच की exercise करना है, और regular exercise करना है। ऐसा नहीं कि 10 दिन exercise नहीं करी, एक दिन exercise 2 घंटे कर ली, तो दिस शुड नॉट बी देयर। इरेगुलरिटी शुड नॉट बी देयर। रेगुलर एक्सरसाइज करना है, लाइट या मॉडरेट एक्सरसाइज करना है। और जब भी वो फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल एक्सरसाइज करेगी तो हल्के कपड़े पहन करके करेगी, है ना। चूंकि ग्रामीण परिवेश है जहां पर महिलाएं ज्यादातर अपने साड़ी ही पहनती हैं, तो फिर वी विल रिकमेंड हर कि वो अपना थोड़ा सा ना लूज साड़ी टाई अप करे। इस तरीके से एक कंफर्टेबल क्लोथिंग में वो रहेगी, कंफर्टेबल वो कपड़े पहनेगी एक्सरसाइज करने के दौरान। फिर साथ साथ में जब भी वो एक्सरसाइज करेगी तो बीच बीच में वो थोड़ा पानी पीती रहेगी, है ना। और एक्सरसाइज करने के बाद भी वो पानी पिएगी, ताकि किसी भी प्रकार से अगर उसको स्वेटिंग होता है ना, पर्सपिरेशन होता है, तो अगर किसी को एक्सेसिव पर्सपिरेशन होता है तो उसके बाद उसको कहीं डिहाइड्रेशन महसूस ना होने लगे। तो शी हैज टू टेक वाटर इन बिटवीन। इसी प्रकार से उसको ये बताना है कि अगर फिजिकल एक्सरसाइज करने के दौरान थोड़ी भी थकान अगर उसको महसूस होती है तो फिर वो तुरंत ही एक्सरसाइज करना बंद कर देगी, और फिर वो रेस्ट करेगी। और डाइट के लिए तो हम काउंसिल करेंगे ही करेंगे। डाइट हम बहुत डिटेल में आपके साथ आगे कल डिस्कस करेंगे। और इस प्रकार की एक्टिविटीज उसको चूज करनी है या करवानी है हमारे माध्यम से, जिसमें कि बहुत ज्यादा उसको खड़े ना होना पड़े, अपने बॉडी का बैलेंस उसका ना बिगड़े, है ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने उसको ताड़ आसन एडवाइस कर दिया, वो खड़ी हो गई एक टांग पे और गिर गई, है ना। तो सच टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज शुड नेवर बी रिकमेंडेड फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन सफरिंग फ्रॉम गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। लाइकवाइज आप राइट वाले कॉलम में देखिए क्या हमें उसको एडवाइज नहीं करना है, क्या डोंट्स हैं उसके साथ। तो इस तरीके से उसको एक्सरसाइज के लिए काउंसिल करेंगे कि वो उसको बोलेंगे कि भाई ऐसी एक्सरसाइज का चयन करना है जिससे कि उसको थकान ना होने पाए। इसी प्रकार से लेट करके कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है,
और मतलब या तो वो सुपाइन पोजीशन में लेटी हुई है या पेट के बल लेटी हुई है, इस प्रकार से कोई एक्सरसाइज वो नहीं करेगी। स्पेशली कब, जब सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होने वाला है। सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होने वाला है मतलब आफ्टर 12 वीक्स। ओके, फिर गर्म जगह पर एक्सरसाइज नहीं करनी है। वही बात है कि वैसे ही फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो फिर पर्सपिरेशन तो होगा ही, स्वेटिंग तो होगा ही, तो फिर कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन की कंडीशन ना बन जाए। और अगर ऊपर से गर्म जगह पर कर लेंगे, हॉट वेदर में, ऐसे उसका सराउंडिंग बहुत गर्म होगा, तो फिर इट इज गोइंग टू एड ऑन हर फॉर हर डिहाइड्रेशन। सो ऐसा नहीं करवाना है। और फिर ये तो एक जनरल सी बात है कि ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं उसको एडवाइस करनी है जिसके कारण कि उसका जो वजन है वो उसके बेली पर पड़े, है ना, या फिर उसके पेट पर कोई आघात लगे इस प्रकार की, या फिर उसको बैलेंस बनाने वाली किसी भी प्रकार की कोई एक्सरसाइज चयनित नहीं करानी है। फिर उसको ये भी काउंसिल करना है कि हम उसको बोलेंगे कि भाई आप फिजिकल एक्टिविटी कर रही हैं या जो भी हमने आपको एक्सरसाइज रिकमेंड करी है, तो फिर आप फास्टिंग नहीं करेंगी, आप खाना मिस नहीं करेंगी, है ना, क्योंकि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी हम बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो उसके अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा ये होता है कि वो गर्भवती महिला जो कि गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस से पीड़ित है, उसको अपना खाना स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। जैसा कि यूजुअली ग्रामीण परिक्षेत्र की महिलाओं में देखा जाता है कि महिलाएं सुबह 4 बजे से उठकर काम में लग जाती हैं, फिर वो 6-7 घंटे कुछ नहीं खाती हैं, वो सीधे 11 बजे ही खाना खाती हैं। दे डोंट टेक ब्रेकफास्ट, है ना। आई डोंट नो हु इज दिस। आप लोग अपना वीडियो क्यों ऑन कर लेते हैं? CHO गीता, है ना, एक तो आप कहीं जा रहे हैं, सुन भी नहीं रहे हैं। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि आपको जरूरत से ज्यादा अपने आप को थकाना नहीं है। इसी प्रकार से आपको बता ही दिया है कि आपको बेबी मूवमेंट्स, फीटल मूवमेंट्स मॉनिटर करने, परसीव करने अति आवश्यक है, और वो 2 घंटे में मिनिमम 10 बार होना ही चाहिए। So this was all about the control or the management of gestational diabetes mellitus through physical exercise. I hope यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर है। क्लियर है? चैट बॉक्सेस में बताइए प्लीज। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों को मिल जाएगा डेफिनेटली। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग दिस ट्रेनिंग या लॉजिस्टिक्स या कुछ भी, हम आपके साथ अपना नंबर शेयर कर देंगे, तो आप लोग मुझे फोन कर सकते हैं। ओके, एक मिनट देखिए कितना है, दिन इतना कर सकते हैं। स्लाइड नंबर क्या है हरिओम में? एस्केप। ये 30 नंबर की स्लाइड टोटल 85 है। अरे यार आज तो जल्दी करती हूँ। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू अभी देखिए कि मैनेजमेंट के अंतर्गत ये जो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी है, हम अब इस स्लाइड के माध्यम से उसको पढ़ेंगे। और आप सभी लोगों को पता है कि ये सिंगल विजिट में ही हमारे माध्यम से डायग्नोस कर लिया जाएगा, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के माध्यम से। और फिर अगर महिला पॉजिटिव आती है अथवा नेगेटिव आती है, तो उसके लिए फिर हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी की काउंसलिंग उसको करेंगे। और अगर महिला नेगेटिव पॉजिटिव भी आती है और किस लेवल पर उसकी ब्लड शुगर लेवल हो रही है, मतलब उसका ब्लड शुगर लेवल क्या है और उसका मैनेजमेंट किस कैटेगरी के अंतर्गत किया जाए, वेदर शी हैज टू बी शिफ्टेड फॉर अ मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी और
फॉर मेडिकल मैनेजमेंट वो उसके ब्लड शुगर लेवल के जानने के बाद ही किया जाएगा, है ना। तो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के अंतर्गत आने वाली सारी महिलाएं हैं, जो भी महिलाएं हैं उनकी उसी दिन काउंसलिंग कर दी जाएगी जिस दिन की हम उसको डायबिटीज मेलाइटस के लिए स्क्रीन करेंगे और उसका फाइनल डायग्नोसिस बनाएंगे। अभी आप देखिए कि जो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की जो महिलाएं हैं उनका जो एक खाने का जो पर्टिकुलर पैटर्न होता है, वो उन महिलाओं का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है खाने का, कि कितनी उनको कैलोरीज दी जाए, किस प्रकार का उनको न्यूट्रिशन दिया जाए, क्या उनके खाने में सम्मिलित किया जाए, जिससे कि उनकी बॉडी का भी नीड फुलफिल किया जाए और साथ साथ में उनके वूम्ब में, उनके अंदर पलने वाले बच्चे का भी पोषण अच्छे से किया जा सके, है ना। तो वैसे तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर औरत के लिए उसके अकॉर्डिंग, यानी उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करना है। मतलब तो जो भी डाइट प्लान हम बनाएंगे वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए होगा। इट इज नॉट अ जनरल प्लान, वो एक जनरल प्लान नहीं होगा। एक हर व्यक्ति के लिए उसका एक इंडिविजुअल प्लान होगा, ताकि उसके शरीर के अनुरूप, मतलब पर्टिकुलरली एट प्रेजेंट उसकी जो कंडीशन है उसके अनुरूप उसका वेट गेन हो सके, ना ही ज्यादा ना ही कम, और उसको जो भी पोस्ट प्रैंडियल जो ब्लड शुगर, बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल हो, उसको मैनेज या मॉनिटर किया जा सके। अभी आप देखिए जो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रिवीलिंग कि शी हैज टू टेक अ हेल्दी ईटिंग, शी हैज टू डू हेल्दी ईटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि गर्भवती महिला है तो अच्छा खाना खाना है, लेकिन अच्छे में क्या खाना है, उस अच्छे की क्या परिभाषा है, वो हम आपको बताते हैं। और अच्छा कैसा अच्छा हो, उसके आउटकम क्या हो, उसके माध्यम से उसका ब्लड शुगर लेवल कितने पर मेंटेन हो सके, कितना अचीव हो सके, वो उस अच्छे की कैटेगरी में आएगा, तो जो हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी जो है हर प्रेग्नेंट विमेन की वैसे तो हमें स्टार्ट करनी ही है, जैसे ही हम उसको गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस के लिए डायग्नोस कर लेते हैं। फिर उसके बाद साथ साथ में हम उसको ये काउंसिल करेंगे, जो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी है उसके अंतर्गत हम इस प्रकार का प्लान बनाएंगे जिससे कि उसके शरीर में एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जाए, मतलब एक नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट जाए, जिसके माध्यम से उसको उस गर्भवती महिला के शरीर को भी अच्छा न्यूट्रिशन मिले, उसके अंदर पलने वाले बच्चे को भी सही पोषण मिल सके। फिर खाने के माध्यम से जो एनर्जी लिबरेट होगी, जो एनर्जी जनरेट होगी, वो भी अप्रोप्रिएट हो, ताकि महिला का एक्सेसिव वेट गेन भी ना होने पाए और अपनी वो इतनी कम भी कैलोरीज उस खाने के माध्यम से ना जाए कि वो अपनी डेली डे टू डे जो रूटीन एक्टिविटीज है प्रेगनेंसी के साथ ना कर पाए। तो एक अप्रोप्रिएट डाइट प्लान हमें उसके लिए चार्ट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ साथ में इस प्रकार का डाइट प्लान हम उसको बना करके देंगे कि उसका ब्लड शुगर लेवल एक तो नॉर्मलाइज रहे, मेंटेन्ड रहे और अचीव्ड रहे। आई होप आई एम क्लियर टू यू एंड आई एम नॉट मूविंग वेरी फास्ट, है ना। ये सारी बहुत जनरल चीजें हैं जो कि थोड़ा डिटेल में बताई गई हैं। फिर जो सेकंड प्रिंसिपल मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी का आ जाता है, वो हमें ये बताता है कि हमारी जो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी है उसका जो इम्पोर्टेंस है, एक्चुअली मेडिकल जो न्यूट्रिशन का जो असेसमेंट है कि किस डायबिटीज मेलाइटस से सफर होने वाली महिला के को कितना न्यूट्रिशन दिया जाए, वो उस पर्टिकुलर महिला पर ही निर्भर करेगा। वो जनरल नहीं रहेगा कि हमने एक रूल बना दिया और वो सभी पर फॉलो होगा, ऐसा नहीं है। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी का ये प्रिंसिपल ही है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए उस के शरीर के अनुरूप उसका डाइट प्लान करके दिया जाएगा, जिसके माध्यम से उसको उतना पर्टिकुलर न्यूट्रिशन, उस पोषण पहुंच सके उसके शरीर में। और फिर साथ साथ में उसके न्यूट्रिशन का असेसमेंट भी हमें करना होगा कि जो भी हमने डाइट प्लान बना कर दिया है उसके माध्यम से क्या उतना न्यूट्रिशन जितना कि हम चाहते हैं पोषण उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद हम ये भी असेस कर पाए कि उसका BMI कितना है, बॉडी मास इंडेक्स कितना है। फिर
जब वो प्रेग्नेंट नहीं थी, यानी प्री प्रेगनेंसी उसका बॉडी वेट कितना होना चाहिए था। ऐसा ना हो कि महिला पता चला 35 ही किलो की है, तो जो भी उसका बॉडी मास इंडेक्स होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी न्यूट्रिशनल असेसमेंट होगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारा डाइट प्लान उस पर्टिकुलर महिला के लिए होगा। और मान लीजिए वो आज 35 किलो की ही है, तो फिर उसका कितना की वेट गेन हो उस पूरे संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान, उसको भी कवर करना हमारी डाइट प्लान का एक अहम हिस्सा हो जाएगा। कि अगर वो 40 किलो की है तो एक एवरेज 11 किलो वेट गेन होना चाहिए, तो एटलीस्ट वो हमारी डाइट प्लान के माध्यम से 11 किलो तो वजन उसका गेन हो ही, उससे बहुत ज्यादा भी ना हो, उससे बहुत कम भी ना हो। फिर थर्ड जो हमारा प्रिंसिपल है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी का, वो ये है कि इस मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के अंतर्गत हम कैलोरी जो रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर गर्भवती महिला की जो कि गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस से पीड़ित है या से डायग्नोज्ड है, उसका कैलोरी रिक्वायरमेंट कितना है वो हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के माध्यम से उसको प्रोवाइड करवाएंगे, कैलकुलेट करवाएंगे, जिसके की फॉर्मूले होते हैं और हमारे पास कुछ एक रेडी चार्ट्स हैं, वो भी आपको हम बताएंगे कि उस चार्ट के माध्यम से डायरेक्ट अगर आपको उस पर्टिकुलर महिला का वजन, उस पर्टिकुलर महिला का कितना वजन हो, वो किस एज ग्रुप की है, तो उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी है ना। और वही कि हम उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है उसको हम डिटरमाइन करेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के माध्यम से। और जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है प्रेगनेंसी के दौरान, जो कि इंक्लूड करेगा नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ एक जो वयस्क व्यक्ति के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ड्यूरिंग उसकी प्रेगनेंसी, और साथ साथ में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसके अंदर पलने वाले बच्चे के लिए। तो वो सारा हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के माध्यम से डाइट चार्ट के माध्यम से उसको प्लान आउट करके देंगे ताकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके शरीर में पहुंचाई जा सके। सी दिस इज अ फॉर्मूला, ये बता रहा है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन इट इज इक्वल टू द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एन एडल्ट वुमेन प्लस एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द फीटल ग्रोथ प्लस एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर इंक्रीजिंग इन द बॉडी वेट ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन। बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ। एक पर्टिकुलर गर्भवती महिला को कितनी एनर्जी चाहिए है, तो डेफिनेटली उतनी चाहिए जिससे कि उसका पर्टिकुलर महिला का एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके, साथ में उसके बच्चे को जितना पोषण चाहिए उसको उतना पोषण भी मिल सके और साथ साथ में महिला का वजन भी बढ़ सके। तो उतनी एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी की जो फुलफिलमेंट होगी वो किस डाइट के माध्यम से की जाएगी वो हम प्लान आउट करके या चार्ट आउट करके उस पर्टिकुलर महिला को देंगे, है ना। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। सी एनर्जी रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू the BMR which is basal metabolic rate multiplied by physical activity level। ये आप लोगों के लिए ऐसे जनरल हमने स्लाइड में लिख दिया है, बट हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके माध्यम से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, आपको हर बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी एक रेडी रेकोनर कैलकुलेटेड टेबल आप लोगों को दिया है आपकी सहूलियत के लिए, जिससे आप डायरेक्टली उसका बस आपको वजन और उसकी एज पता होगा तो फिर आप उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये है वो टेबल जो कि रेडी रेकोनर कहलाता है फॉर अ कैलोरी कैलकुलेशन। इसको थोड़ा बड़ा कर, अच्छा ओके। देखिए इस एनेक्जर के माध्यम से हमें ये पता चल रहा है कि पहले कॉलम में इसमें वेट बताया गया है महिला का, सेकंड कॉलम हमें बेसल मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर बता रहा है, तीसरा कॉलम हमें ये बता रहा है कि वो पर्टिकुलर जो महिला है अगर हमें ये पता हो कि वो किस श्रेणी का काम करती है, यानी बहुत हैवी वर्क करती है
या मॉडरेट बीच का काम करती है, या सेडेंटरी वर्क करती है, यानी बैठे बैठे का काम। हैवी वर्क की श्रेणी में कौन कौन आ जाएगा? मजदूर वर्ग आ जाएगा, मॉडरेट वर्क नर्सिंग स्टाफ, है ना, हम लोग आ सकते हैं। और सेडेंटरी वर्क में फिर घर पर रहने वाली या बिल्कुल ही जैसे कंप्यूटर यूजर्स हो गई ऐसी महिलाएं जो सिर्फ ऑफिस वर्क कर रही हैं बैठ करके, या है ना, वो उस श्रेणी के अंतर्गत आ जाएंगी। तो अब एक पर्टिकुलर महिला है जिसका कि वजन हमें पता है, और आप दो चार्ट देख रहे हैं, सेम चार्ट, वेट, बीएमआर, सेडेंटरी वर्क, मॉडरेट वर्क एंड हैवी वर्क। एक चार्ट उनके लिए है, उन महिलाओं के लिए जिनकी की उम्र 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में है, और दूसरा चार्ट सेम टेबल्स बता रहा है, कॉलम सेम है, वेट, बीएमआर और उनका वर्क स्टाइल, उनका सेडेंटरी वर्क स्टाइल है, मॉडरेट है या हैवी है, वो 31 से 60 एज ग्रुप के बीच के लिए है। तो जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पर्टिकुलर महिला आई जिसका कि वजन 50 किलो है, और उसका वो एक मजदूर है, यानी वो एक हैवी वर्क करती है। तो हैवी वर्क करती है तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी है? 3043। 50 के सामने हैवी वर्क वाले कॉलम में देखिए 3043, और उसका बीएमआर इतना हो जाएगा। तो ये आपके पास एक रेडी आपके पास एक टेबल है कि 50 किलो का वजन है, 30 साल की महिला है, तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 3043। आई होप इट इज क्लियर। मैं एक और एग्जाम्पल देती हूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 20 साल की महिला आई है, वो एक नर्स है, तो उसका वजन है 60 किलो, तो उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा? 60 उसका वजन है, और वो 20 साल की है, और वो एक नर्स है, तो उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा? पार्टिसिपेंट्स प्लीज मुझे उस पे बताइए चैट बॉक्सेस पे। 60 किलो की है, और नर्सिंग स्टाफ है, मॉडरेट वर्क कर रही है, 20 साल की है, तो कितना कितना हो जाएगा? नहीं समझ आया? आई विल एक्सप्लेन अगेन। 20 साल की लेडी है, तो 20 साल की लेडी है तो वो हमारे पहले कॉलम से ही उसका वो उठेगा। 60 किलो की है तो 60 वाले वजन में आप जाइए, 60 के सामने फिर आप, हमने बोला नर्स है तो वो मॉडरेट वर्क की श्रेणी में आ जाएगी, और 60 के सामने 2710 उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। इस तरीके से हम उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, कैलोरी कैलकुलेशन उसका हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर अप टिल नाउ। आज के लिए हम अपनी ट्रेनिंग यहीं पर इसको कंक्लूड कर रहे हैं। कल हम दोबारा शुरू करेंगे, बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग बिल्कुल शार्प ऑन टाइम रहेंगे 2 बजे से, फिक्स 2 बजे से, ताकि हम इसको शेयर स्टार्ट कर सकें। और जिन लोगों ने अभी अपना प्री टेस्ट कंप्लीट नहीं किया है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज अपना प्री टेस्ट कंप्लीट कर लीजिए। आप लोगों के साथ अभी लिंक ओपन अप रहेगा, और आप लोग ध्यान से इसको सुनिए, देखिए, क्योंकि कल आप लोगों टेस्ट के बाद इस सेशन के बाद आप लोगों के साथ एक पोस्ट टेस्ट का भी लिंक शेयर किया जाएगा, जिसको आप लोग कंप्लीट करके देंगे, और आपका जो अटेंडेंस है वो इस गूगल शीट के माध्यम से ही जनरेट होगा। आई होप इट इज क्लियर, एंड थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंस हियरिंग। आधे से ज्यादा लोगों ने तो एग्जिट ही कर दिया है। लिंक फिर से सेंड कर देते हैं प्री टेस्ट का। यस, कर देना। ओके, somebody has shared already, but